आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म की, आर्थिक सुधार की, जो 1991 में संपन्न। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत को अपनी पूरी की पूरी आर्थिक नीति बदलनी पड़ी थी। थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में ले चलते, एक बात बताते हैं फिर चर्चा करेंगे। 1956 में, 1956 में हमारे देश में एक व्यवस्थित आर्थिक नीति लागू की गई थी, एक व्यवस्थित आर्थिक मॉडल लागू किया था। उस आर्थिक मॉडल को 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसी से लागू किया था। उस आर्थिक मॉडल को हम कहते हैं नेहरू महाल नोबिस मॉडल। नेहरू महाल नोबिस मॉडल। नेहरू महाल नोबिस मॉडल, या इसी को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल, क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल। क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल, बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल। ठीक, आवाज जरा देखिएगा, ठीक है ना? ठीक, देखो ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल है यह 1991 तक चला, 1991 तक चला। 1991 के बाद यानी देश में अपने 1956 से लेकर के 1991 तक एक ही आर्थिक मॉडल, पूरी स्क्रीन में कर दीजिए, ऊपर वाला फुल स्क्रीन। 1991 में इस क्लोज्ड इकोनॉमी के मॉडल को, या यूं कहिए इस नेहरू महाल नोबिस के मॉडल को बदल दिया गया, और जो मॉडल सामने लाया गया उसे कहते हैं 1991 के आर्थिक सुधार। 1991 के आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। और ये आर्थिक सुधार में जिस मॉडल को अपनाया गया वही आज तक चल रहा है। वही क्या चल रहा है? आज तक चल रहा है, वही आज तक चल रहा है। यानी कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं, हम कुल मिलाजुला करके ये बात कह सकते हैं कि हमारे देश ने आज तक दो आर्थिक नीतियों का पालन किया। एक आर्थिक नीति जो 1991 से लेकर के, जो 1956 से लेकर के 1956 से लेकर के 1991 तक चली थी, और दूसरी आर्थिक नीति जो 1991 से लेकर के आज तक चल रही है, आज तक, भविष्य में भी यही चलेगी, आज तक चलेगी। ठीक ठीक, कुल मिलाजुला करके ये जो 1991 के आर्थिक सुधार आए इसी को हम पीएलजी पॉलिसी भी कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भी कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में पीएलजी पॉलिसी कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन की नीति आई, लिबरलाइजेशन की नीति आई, ग्लोबलाइजेशन की नीति आई। तो अब एक प्रश्न उठता है, ठीक, पहले एक प्रश्न उठता है, और प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि हमें अपने आर्थिक नीतियों को बदलना कर, हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बदलना पड़ा, वो कौन सी वजह थी? हम थोड़ा उन वजहों पर बात करेंगे। और वजहों से पहले हमने आपको समझाया है 1956 की औद्योगिक नीति, समझाया है ना? तो एक बार हम रिकैप में 1900, यहां से जाओ तो पूरा हो जाएगा, यहां से जो 3 बिंदी है ना, हाँ अब हो गया, अच्छा हो गया, ठीक, समझ में आ गई बात? हो गया सबको? मेरी बात पहुंच रही है? सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? रोहन कुमार, महेश कुमार, यानी बात ये निकल करके आई कि 1956 से लेकर के 1991 तक हम एक आर्थिक नीतियों पर चले हैं, और 1991 में हमने इस आर्थिक नीति को बदल दिया। तो आखिर हुआ क्या, कारण क्या थे? तो आइए हम कारणों पर बात करते हैं, कारणों पर चर्चा करते हैं। जब हम कारणों पर बात और कारणों पर चर्चा करेंगे उसके एक एक कारण को समझते हैं। ठीक, अगर हम इकोनॉमिक, ठीक, हम जो 1956 से लेकर के 1951 की, ठीक, आर्थिक नीति पर जब बात करते हैं, 1956 से लेकर 1991 की आर्थिक नीतियों पर जब हम बात करते हैं, तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। ये सही है कि 1956 में जिस औद्योगिक नीति की कल्पना की गई थी, उस औद्योगिक नीति ने देश के आर्थिक आधार को रखा। उस औद्योगिक नीति ने देश के औद्योगिकरण को शुरू किया। उस औद्योगिक नीति ने देश को अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन धीरे धीरे उस औद्योगिक नीति की कमियां दिखाई पड़ने लगी। ठीक, धीरे धीरे उस औद्योगिक नीति की कमियां दिखाई पड़ने लगी। ठीक, अच्छा, रामेश्वरन मंडल कर रहे हैं सर, टिकन डाउन इफेक्ट बता दीजिए, इसी में बताएंगे। ठीक, कमियां दिखाई पड़ने लगी। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि 1991 तक आते आते हमारे देश के आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके थे। ठीक, यानी 1991 आते आते हमारे देश के जो आर्थिक हालात हैं बहुत ही बदतर हो चुके थे। और ये 1991 क्या कहिए, 1990 तक ही बदतर हो चुके थे। किसी भी देश के आर्थिक हालात एक दिन में बदतर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक रात में कुछ हो जाएगा, आर्थिक हालात बदतर हो जाएंगे, नहीं। हुआ क्या कि जो हम जिस औद्योगिक नीति का हम पालन कर रहे थे उसकी कमियां थी, वो कमियां हमें 1980 आते आते एकदम सतह पर आने लगी, हमें दिखाई देने लगी। और उन कमियों ने 10 साल में ही हमारी अर्थव्यवस्था को इतना खोखला कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया कि 90 आते आते हमारे आर्थिक हालात बड़े खराब हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम बदतर हो गई। तो आखिर आर्थिक हालात बदतर क्यों? इस बदतर होते हुए आर्थिक हालातों के दूरगामी कारण क्या? और 1990 में कुछ ऐसा क्या हो गया कि स्थितियों को रोका नहीं जा सकता था? यानी कुछ तो तात्कालिक कारण भी हो। तो सबसे पहले जो 1990 आते आते हमारे आर्थिक हालात बदतर हो गए थे, थोड़ा सा हम, ठीक, उसको समझते हैं, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। तो 1990 आते आते जो हमारे आर्थिक हालात बदतर हुए उसके जो दूरगामी कारण है, एक एक की चर्चा करते हैं। पहला कारण है कि उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था। सारे उद्योग कौन लगाता था? सरकार। कल हमने बताया था परसों, अनुसूची ए के उद्योग, अनुसूची बी के उद्योग, अनुसूची सी के उद्योग। अनुसूची ए के उद्योगों में 17 प्रकार के उद्योग हैं, उन्हें भी सरकार लगाएगी। अनुसूची बी के उद्योगों में 12 प्रकार के उद्योग हैं, उन्हें भी सरकार लगाएगी। सहयोगी की भूमिका में थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर होगा। अनुसूची सी में जो बचे हुए उद्योग थे उनको रख दिया, विशेष करके स्मॉल इंडस्ट्री को रख दिया, और कहा गया कि अनुसूची के सी के जो उद्योग है प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, लेकिन नियंत्रण सरकार का रहेगा। सरकार ही लाइसेंस देगी, जिसे लाइसेंस देगी वही उत्पादन करेगा, जितने उत्पादन का लाइसेंस देगी उतना ही उत्पादन करेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? मेरी बात समझ में आ रही है बात?
तो हुआ क्या कि जब ये उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था, सारे के सारे उद्योग सरकारी थे, जितने भी उद्योग थे सब पर कंट्रोल सरकार ही करती थी, तो हुआ क्या कि विभिन्न उद्योगों के बीच लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं थी। एक उद्योग है वो भी गाड़ी बना रहा है, दूसरा उद्योग है वो भी गाड़ी बना रहा है, दोनों उद्योगों में लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ये उद्योग सोचता था हम भी सरकार के हैं, वो उद्योग सोचता था हम भी सरकार के हैं, ये उद्योग सोचता था सरकारी कर्मचारी थे, तनख्वाह आई रही है, गाड़ियां बेहतर बने या न बने, गाड़ियां बिके या न बिके, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक। तो जब उद्योग के लिए सरकारी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, तो उद्योगों में नवाचार भी नहीं था, इनोवेशन भी नहीं था। यानी उद्योग अपनी तरह से पहल नहीं करते थे, क्योंकि अत्यधिक लाभ कमाने की कोई उन्हें व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा तो। जब उद्योग नवाचार नहीं करते थे, इनोवेशन नहीं करते थे, तो उद्योगों में रिसर्च ऑन डेवलपमेंट भी नहीं होता था। उद्योग अपने अनुसंधान पर भी खर्च नहीं करते थे, क्योंकि उद्योग सरकारी थे, इनको आगे बढ़ने की कोई पहल प्रेरणा नहीं थी, नौकरियां सबको सुरक्षित थी, घाटे में जाओगे सरकार बजट दे देगी। इन सबके मूल में था उद्योग नवाचार नहीं कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, नई तकनीकी नहीं ला रहे हैं। और जब नई तकनीकी नहीं ला रहे थे, तो उद्योग तकनीकी रूप से पिछड़ते चले गए, पिछड़ते चले गए। उद्योग तकनीकी रूप से पिछड़ते चले गए, पिछड़ते चले गए। और जब हमारे सरकारी उद्योग तकनीकी रूप से पिछड़ते चले गए, तो वे बेहतर वस्तुओं का भी निर्माण नहीं कर पाए, वे बेहतर वस्तुएं नहीं बना पाए। धीरे धीरे भारतीय उद्योगों की वस्तुएं एकदम खराब क्वालिटी की बनने लगी। और जब भारतीय उद्योगों की वस्तुएं एकदम खराब क्वालिटी की बनने लगी, तो बात यह हुआ कि जब भारत अपनी वस्तुओं को निर्यात करता था, तो विदेशी लोग कहते थे हम तुम्हारी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, क्योंकि तुम्हारे उद्योगों की वस्तुएं अच्छी नहीं होती। ना अच्छे साइकिल बना रहे हैं, ना अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं, ना अच्छे मोटर वाहन बना रहे हैं, ना अच्छे सामान बना रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं बना रहे हैं। कारण क्या है? समय के साथ रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। और जब इनकी वस्तुएं अच्छी नहीं होती, इनकी वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, तो देश का निर्यात भी नहीं हो पाता, निर्यात कम होने लगा, क्योंकि विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुएं कोई खरीदता ही नहीं था। इसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे देश का निर्यात गिरता गया, धीरे धीरे एक्सपोर्ट घटता गया। और जब निर्यात घटता जाएगा, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी एकदम कम होते जाएगा। तो पहला दूरगामी कारण तो यही था, जो हमारी इस आर्थिक नीतियों में ही छुपा था, कि देश का निर्यात घटता गया। ठीक। दूसरी बात, ठीक, हमने यह भी बताया कि उद्योगों को आरक्षण दिया गया था। यहां उद्योगों के आरक्षण से तात्पर्य है कि शेड्यूल ए में कह दिया गया था कि 12 प्रकार के उद्योग हैं, तो सिर्फ इन उद्योगों को सरकार ही लगाएगी। शेड्यूल में बी में कह दिया गया था तो 17 प्रकार के उद्योग हैं, तो इन उद्योगों को सरकार ही लगाएगी। यानी प्राइवेट सेक्टर इन उद्योगों को नहीं लगाएगा। जब प्राइवेट सेक्टर इन उद्योगों को नहीं लगाएगा, तो उद्योगों में जो मुक्त प्रतिस्पर्धा है वो नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक ही उद्योग है, सरकार ने कह दिया है जो बनाओगे वही बिकेगा, बढ़िया साइकिल बनाओगे तो बढ़िया बिकेगी, खराब भी बनाओ तो खराब बिकेगी। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए एक सरकार का उद्योग है साइकिल बनाने वाला, एक प्राइवेट उद्योग है, दो और प्राइवेट उद्योग है, इनमें अब कंपटीशन होगा कि कौन बेहतर साइकिल बनाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। लेकिन उद्योगों को तो आरक्षण दे दिया गया था, किस प्रदेश में ये सरकारी उद्योग है साइकिल बनाएगा, उस प्रदेश में वो बनाएगा, उस प्रदेश में वो बनाएगा, सरकारी बनाएगी। अब जब एक ही कंपनी है साइकिल बनाने वाली, तो जैसी बनाएगी वैसा ही बिकेगा। अर्थात ठीक, तो ठीक समझना, अर्थात पूरे के पूरे जितने उद्योग थे उनमें जब सरकार का उद्योग हो जाएंगे, जैसे मान लो ये देश है, मान लीजिए ये देश है, समझना बात की, मान लीजिए ये देश है, देश में कह दिया गया कि चलिए भाई महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक, यहां कोई एक कंपनी होगी, यही एक कंपनी मोटरसाइकिल बनाएगी राजदूत। अब होगा क्या? जब यही एक कंपनी राजदूत बनाएगी, तो राजदूत अच्छा हो चाहे बुरा हो, सारा का सारा राजदूत सेल ही होगा, बिकेगा ही। इसलिए जो राजदूत कंपनी है वह अपनी क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए अगर इसी महाराष्ट्र में 3-4 कंपनियां होती, ये कोई एक्स कंपनी है भले ही सरकारी है, ये कोई वाई कंपनी है प्राइवेट हो जाती, ये कोई जेड कंपनी प्राइवेट हो जाती, तीन सब में आपस में प्रतिस्पर्धा होती कि भैया जो बेहतर वस्तुएं बनाएगा उसकी वस्तुएं बिकेगी। जैसे आज की स्थिति है, खूब प्रतिस्पर्धा है, तो हर बाइक कंपनी 6 महीने बाद अपना मॉडल बदल देती थी। लेकिन हमारी 1956 की औद्योगिक नीति में तो उद्योगों को आरक्षण दे दिया गया था, उद्योगों को रिजर्वेशन दे दिया गया था। मतलब एक प्रदेश के लिए किसी एक कंपनी को दे दिया जाता था कि ये कंपनी सुई बनाएगी, ये कंपनी माचिस बनाएगी, ये कंपनी बिस्किट बनाएगी, एक कंपनी साबुन बनाएगी, यही कंपनी, कोई एक कंपनी रहेगी वो कपड़ा बनाएगी, कोई एक कंपनी रहेगी वो ऑटोमोबाइल बनाएगी। यानी एक ही कंपनी एक जगह है वही बना रही है और वो सरकारी कंपनी है, तो कंपनी भी आश्वस्त रहती थी उपभोक्ता के पास विकल्प नहीं है, जो हम बनाएंगे वही बिकेगा। इन सबका परिणाम क्या हुआ? ठीक, कि चूंकि बाजार में मुक्त प्रतिस्पर्धा नहीं थी, उद्योग सिर्फ सरकारी थे, सरकारी कंपनियां थी, ग्राहक के पास विकल्प नहीं थे, जो ही ये सामान बनाते वही सामान बिकता, इसलिए धीरे धीरे वस्तुओं की जो गुणवत्ता थी वो गिरती गई, धीरे धीरे वस्तुओं की गुणवत्ता जो थी वो गिरती गई। ठीक, यानी हमारे भारतीय बाजार में जो वस्तुएं हमारे जो उद्योग बनाते थे, स्टील बना रहे हैं वो भी खराब क्वालिटी के, धीरे धीरे हो गया, सीमेंट बना रहे हैं वो भी खराब क्वालिटी का, गाड़ियां बना रहे हैं वो भी खराब क्वालिटी का, जो कुछ भी बना रहे हैं उनमें समय के साथ गुणवत्ता नहीं आ रही है, उनकी क्वालिटी खराब होती गई। अब हुआ क्या? जब क्वालिटी खराब होती गई तो देश में भी बिक्री कम होगी, जब क्वालिटी खराब होगा तो उद्योगों का सामान देश में बाहर भी नहीं बिकेगा। इससे क्या हुआ कि जितने सरकारी उद्योग थे, सभी सरकारी उद्योग तकरीबन लगभग सभी घाटे में चलते थे। लेकिन सरकार क्या करती थी? सरकार इन्हें बंद नहीं करती थी, क्योंकि सरकार सोचती थी उद्योग बंद करेंगे, कर्मचारी बाहर निकालेंगे और आसपास के एरिया में जन आंदोलन हो जाएगा, हड़ताल हो जाएगी, चुनाव में हमको नुकसान हो जाएगा। तो सरकार क्या करती थी? सरकार अपने घाटे में चलने वाले उद्योगों को भी बंद नहीं करती थी। और जब सरकार घाटे में चलने वाले उद्योगों को बंद नहीं करती थी, तो हर साल खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। यानी कोई उद्योग 400 करोड़ का पता चल रहा है सामान बेच रहा है और इस उद्योग खर्चा कर रहा है 1000 करोड़, यानी 600 करोड़ का ये घाटे में चल रहा है। तो जब 600 करोड़ के घाटे में चल रहा है, तो या तो इसको बंद कर दीजिए, लेकिन सरकार बंद नहीं कर रही है, माल बनेगा, कर्मचारी हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जनता आएगी, उद्योग बंद किए, उद्योग बंद किए। तो सरकार क्या करती थी? हर साल बजट लेकर के आती थी और उद्योगों का घाटा पूरा कर देती थी। इससे क्या होता था कि सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ गया और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खोखली हो गई। अपने इन उद्योगों का घाटा भरते भरते सरकारी खजाना एकदम खाली हो गया, सरकारी अर्थव्यवस्था एकदम के एकदम बर्बाद हो गई। क्या हुआ? ठीक, सरकारी अर्थव्यवस्था एकदम की एकदम बर्बाद हो गई, सरकारी खजाना एकदम का एकदम खाली हो गया। इसका इफेक्ट अन्य डेवलपमेंट कामों पर पड़ता था। उद्योग घाटे में चला जा रहा है, सारा पैसा तो उद्योगों को उबारने में दे दिया जा रहा है, सरकार बर्बाद हो जा रही है। जो पैसा स्कूल में लगना चाहिए, हॉस्पिटल में लगना चाहिए, सड़क में लगना चाहिए, अन्य जगह लगना चाहिए, वो पैसा तो उद्योगों का घाटा भरने में चला जा रहा है।
न तो आपका निर्यात बढ़ रहा है, न तो आपके देश में सामान बिक रहा है, न तो उद्योग प्रॉफिट में आ रहा है, न तो उद्योग बेहतर टैक्स दे पा रहा है। उल्टे सरकार से हर साल में बजट में कोई उद्योग को 400 करोड़ देना पड़ता था, कोई उद्योग 300 करोड़ देना पड़ता था, कोई उद्योग 500 करोड़ देना पड़ता था। पूरा का पूरा खजाना खोखला हो गया, पूरी की पूरी व्यवस्था बर्बाद हो गई। ठीक, एक काम और था, लाइसेंसिंग प्रणाली। हमने कहा था कि जो अनुसूची सी के उद्योग थे उसमें क्या था, अनुसूची सी के उद्योग हमने बताया था ना कि ये है, हमने कहा था कि 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, हमने कहा था जो 1956 की औद्योगिक नीति आई थी, 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी, ठीक, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इस 1956 की औद्योगिक नीति में एक थे शेड्यूल ए के उद्योग, दूसरा था शेड्यूल बी का उद्योग और तीसरा था शेड्यूल सी का उद्योग। कहा गया कि शेड्यूल सी के उद्योगों में उन उद्योगों को रखा गया जो ए और बी में नहीं थे। ठीक, शेड्यूल सी के उद्योग दे दिए गए किसको, प्राइवेट सेक्टर को। कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को शेड्यूल सी के उद्योग में स्थापना करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था और यही कहलाती थी लाइसेंसिंग प्रणाली। इस लाइसेंस में 3-4 चीजें लेनी पड़ती थी। ठीक ठीक, इस लाइसेंसिंग प्रणाली में 3-4 चीजें लेनी पड़ती थी। पहला चीज ये लेना पड़ता था कि कोई उद्योगपति जैसे आए, उद्योगपति से सरकार कहती थी कि तुम उत्तर प्रदेश, मान लो कह दिया गया, उत्तर प्रदेश में कह दिया कि 10 जिलों में तुम्हारा बनाया गया बिस्किट बिकेगा, अन्य कोई बिस्किट बनाने की कंपनी नहीं लगाएगा। किसी उद्योगपति से कह दिया गया कि तुम्हें माचिस का लाइसेंस देते हैं, तुम ही माचिस बनाओगे, अन्य कोई माचिस नहीं बनाएगा। किसी से कह दिया गया कि तुम्हें हम साबुन का लाइसेंस देते हैं, तुम ही साबुन बनाओगे, अन्य कोई साबुन नहीं बनाएगा। अब होता क्या था इस लाइसेंसिंग प्रणाली में, मान लीजिए किसी उद्योगपति से कह दिया गया भैया तुम ही साबुन बनाओगे, दिल्ली में तुम्हारा ही साबुन बिकेगा। ब्रिटानिया वाले से कह दिया गया तुम्हें हम दिल्ली में बिस्किट का लाइसेंस देते हैं, कपड़े वाले से कह दिया गया हम तुम्हें यहाँ कपड़े का लाइसेंस देते हैं, किसी जूते वाले से कह दिया गया तुम्हें हम जूते का लाइसेंस देते हैं। अब जो उद्योगपति थे वे अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने में कम ध्यान देते थे, सरकार से साझेदारी करके लाइसेंस लेने में ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि सोचते थे कि हम सरकार से सांठगांठ करते हैं, मंत्री महोदय से सांठगांठ करते हैं और चलिए किसी एरिया में साबुन बना करके बेचने का लाइसेंस ले लेते हैं। इसी एरिया में इससे क्या होता था, उन्हें अगर लाइसेंस मिल गया तब उस एरिया में साबुन बना के बेचने का लाइसेंस दूसरे को नहीं मिलेगा। अब वो आश्वस्त है, वहां फैक्ट्री लगा रहे हैं, साबुन बना के बेच रहे हैं, वो जानते हैं जो भी साबुन बनाएंगे बिकेगा ही, क्योंकि ये हमारा साबुन। ठीक, मोहम्मद कैफ, आपके सवालों का भी मैं जवाब दूंगा, परेशान मत होइए, समझना। यानी उद्योगपतियों को क्या करना चाहिए, उद्योगपति को तो बेहतर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए कि हम एक से एक टेक्नोलॉजी लाएं, एक से एक बेहतर मॉडल लाएं, अच्छा रिसर्च इनोवेशन करें, अच्छी वस्तुएं बनाएं, सस्ती वस्तुएं बनाएं। लेकिन उद्योगपति मंत्रालयों में बैठे रहते थे और उद्योगपति सरकार से सेटिंग करते रहते थे कि कैसे बस हमको वस्तु बनाने का लाइसेंस मिल जाए, किसी दूसरे को न मिले, हमें मिल जाए। इससे क्या हो गई, इस लाइसेंसिंग प्रणाली ने बहुत नुकसान पहुंचाया। यानी कुल मिलाजुला करके अगर लाइसेंसिंग प्रणाली की बात की जाए, इसके नकारात्मक पक्ष सामने क्या है, तो इसके नकारात्मक पक्ष ये आए कि उद्योगपति लाइसेंस लेने में ही सारी ऊर्जा खर्च कर देते थे। नई तकनीकी, नई व्यापार प्रथाएं, वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने में उद्योगपति कोई रुचि नहीं लेती थी। ठीक, जब ये उद्योगपति वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने में, नई तकनीकी लाने में कोई रुचि नहीं लेते थे, सिर्फ लाइसेंस लेने में रुचि लेते थे, तो धीरे धीरे हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री थी इसमें भी नई तकनीकी नहीं आ पाई, बेहतर वस्तुएं नहीं आ पाई, नई व्यापार प्रथाएं, नई मार्केटिंग सिस्टम नहीं आ पाया। ठीक, इससे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट नहीं आई, वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं आई, बदतर ही रही। विदेशी तो हमारी वस्तुओं को पूछते ही नहीं थे, देश में भी वस्तुएं बदतर भी थी, महंगी भी थी, इसलिए देश के भीतर भी खरीदारी कम ही होती थी। आप उदाहरण लगा दीजिए, 1990 के दौर में 7,000-8,000 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिलती थी, 1000 रुपए में जो उस समय घड़ी मिलती थी वो 100 रुपए में मिलती, आज वही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 2000 में मिलती। समझना बात को। ठीक, इसका कारण क्या था, जो उद्योगपति थे सारा कोशिश, सारा पैसा, ठीक, सारी ऊर्जा तो लाइसेंस लेने में लगा देते थे कि अच्छा हमें एक स्कूटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं कि स्कूटर सिर्फ हम ही बनाएंगे, हमारा ही सिर्फ स्कूटर बिकेगा। ठीक, समझ में आ गई बात, समझ में आ रही बात। तो उद्योगपति क्या किए, सारी ऊर्जा तो लाइसेंस लेने में खर्च किए, उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी पर कोई काम नहीं किया, उन्होंने नई व्यापार प्रथाओं पर कोई काम नहीं किया, उन्होंने वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई रुचि नहीं दिखलाई और हमारी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, ये भी खराब ही हो गई। अगर हम देखा जाए प्राइवेट सेक्टर पर, तो प्राइवेट सेक्टर से कहा तो गया कि आइए उद्योग लगाइए, लेकिन लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर पर भी बहुत नियंत्रण लगा दिया गया। ठीक, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी छूट नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर जब बहुत अधिक नियंत्रण था तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च और डेवलपमेंट का अभाव देखा गया। रिसर्च और डेवलपमेंट का अभाव इसलिए देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर को जितनी स्वतंत्रता थी उतनी स्वतंत्रता इस औद्योगिक नीति, इस आर्थिक नीति में नहीं दी गई। इससे क्या हुआ, भारत में जितने बाजार का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आप आंख खोल करके देख लीजिए, 1990 के पहले का भारत और आज का भारत, आखिर यही तो देश था। लेकिन जितना बड़ा मार्केट का विकास होना चाहिए उतने बड़े मार्केट का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे उद्योगों पर जो नियंत्रण लगा था वो नियंत्रण बहुत अधिक था। लाइसेंसिंग प्रणाली द्वारा व्यापारियों के हाथ पांव काफी हद तक बांध दिए गए थे, स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए भारत का बाजार जितना विकसित होना चाहिए उतना विकसित नहीं हो पाया। भारत का बाजार छोटा ही रह गया, भारत का बाजार सिकुड़ा ही रह गया। ठीक, इससे बहुत अधिक बाजार का भी विकास नहीं हो पाया। ठीक, अगली बात, इन सबका परिणाम यह हुआ, इन सबके परिणामों के कारण हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो निम्न ही बनी रही। ठीक, हमारी जो घरेलू बचत दर थी और जो हमारी निवेश दर थी उसमें भी स्थिरता आ गई, बढ़ती नहीं थी। भैया बचत करोगे तभी तो निवेश होगा, सब सही चल रहा है। ठीक, समझना बात को, जब आप बचत करोगे तो तभी निवेश होगा। सामान तो महंगे मिल रहे हैं तो बचत क्या करोगे, बाजार का विकास हो रहा है नहीं है तो नौकरियां कम है तो कमाओगे कहां से। सिर्फ सरकारी नौकरी होती थी, प्राइवेट नौकरी होती नहीं थी, और इतने बड़े देश में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। हर व्यक्ति को रोजगार तो प्राइवेटाइजेशन देता है, निजीकरण देता है। हम आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो लगता है कि नहीं सरकारी नौकरी कितने को दे सकती है। सरकार मैक्सिमम लोगों को सेना फोर्स छोड़ दिया जाए तो पूरे मैक्सिमम देश में लोगों को 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकती है, और नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या 50 करोड़ है। तो हुआ क्या कि जब प्राइवेट सेक्टर नहीं रहेगा, जो थोड़ा बहुत है वह भी विकसित नहीं है, वह भी लाइसेंस लेने के लिए सेटिंगबाजी करने लगा है, इससे होगा क्या, इससे होगा बाजार का विकास नहीं होगा, उद्योगों का विकास नहीं होगा, आर्थिक क्रियाओं का विकास नहीं होगा, मार्केटिंग का विकास नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम आटे में नमक के बारे में
कि इतना नौकरियां निकलेंगी। सरकारी नौकरी है ही नहीं, बहुत सीमित संख्या में है, जितनी हमारी जरूरत है उतनी नहीं है। लेकिन सबका परिणाम क्या होगा कि लोगों के पास कम पैसा होगा, जो होगा वो अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर देंगे। लोग बचत नहीं कर पाएंगे, ठीक, और जो बचत नहीं कर पाएंगे तो वो निवेश भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बचत दर और निवेश दर एकदम स्थिर रही। प्राइवेट में नौकरियां थी ही नहीं, सरकार नौकरियां दे भी नहीं सकती है पूरी, इसलिए बहुत तेजी से उस दौर में बेरोजगारी बढ़ी, बहुत तेजी से उस दौर में बेरोजगारी बढ़ी, तो बेरोजगारी भी बढ़ गई। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, बचत दर नहीं है, निवेश दर नहीं है, ठीक, उद्योग बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, निर्यात हो नहीं रहा है। और जब निर्यात नहीं हो रहा है लेकिन आयात तो हो रहा है, क्योंकि हमें पेट्रोलियम तो आयात करना ही करना था। यानी 90 तक आते आते हमको देखते हैं कि हमारा देश निर्यात कुछ भी नहीं कर रहा है, छोटा मोटा निर्यात कर रहा है, आयात खूब भर भर के कर रहा है। इससे क्या हुआ, देश का व्यापार घाटा बहुत बढ़ता गया, क्योंकि भारत निर्यात कुछ कर ही नहीं रहा है, हमारी वस्तुओं की गुणवत्ता ही किसी काम की नहीं है कि विदेशी लोग खरीदे, तो हमारा निर्यात खत्म हो गया। लेकिन भारत का आयात बढ़ता गया, क्योंकि भारत को पेट्रोलियम और विशेष करके रक्षा उत्पाद यानी हथियार भारी मात्रा में खरीदने पड़ते थे। तो निर्यात हो गया तकरीबन शून्य, आयात बहुत बढ़ गया। इससे हमारे देश का व्यापार घाटा बहुत निम्न स्तर पर चला गया, एकदम जीरो पर चल गया। तो बहुत बड़ा व्यापार घाटा हो गया। और इन सबका परिणाम हुआ कि जब व्यापार घाटा बहुत अधिक बढ़ गया, यानी जितना हम देश हमारा पैसा कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, जितना वस्तुएं बेच रहे हैं उससे कई गुना वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया, सरकारी खजाना खाली होने लगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार एकदम कम से कम हो गया। 1988 का साल था, जो आईएमएफ के चीफ थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ थे, वह 1988 में ही दिल्ली आए थे। और 1988 में ही दिल्ली आए थे तो उन्होंने राजीव गांधी को सलाह दी थी कि हालात आपके देश में बहुत खराब हो सकते हैं, आपका व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और इसका मूल कारण आपकी आर्थिक नीतियों में है, इन्हें बदलिए। लोग कहते हैं कि राजीव गांधी तैयार हो गए थे, लेकिन राजीव गांधी की जो कोठरी थी, उन्होंने कहा कि चुनाव में जाने वाले हैं, यह देश सरकारीकरण के प्रति कुछ खास ही लगाव रखता है, इस देश को सिर्फ और सिर्फ इस देश को लगता है नहीं कंपनी सरकारी ही है, इस देश के लोगों का सरकारीकरण के कुछ खासी लगाव है। अभी 89 में चुनाव होने वाला है, अभी 88 में सुधार करोगे तो तुरंत चुनाव में रिवोल्ट हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाजुला करके राजीव गांधी सुधार करने का साहस नहीं कर पाए। राजीव गांधी के बाद कुछ अल्पकाल के लिए, ठीक, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, चुनाव हुआ था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, अल्पमत की यह सरकार थी। बीपी सिंह के सामने एक खराब आर्थिक हालात थे, और लेकिन इस खराब आर्थिक हालात में बीपी सिंह कुछ कर नहीं पाए। दरअसल बीपी सिंह कुछ करना ही नहीं चाहते थे। 1988 में जब आईएमएफ चीफ आए थे, उसके बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने राजीव गांधी को सलाह दी, उसके बाद चुनाव हुआ, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह की अल्पमत की सरकार थी, बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन बीपी सिंह को देश के आर्थिक हालातों से कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसा लगता था कि ये सोए हुए हैं। इन्होंने खराब होते आर्थिक हालात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, ये 5 साल सरकार नहीं चली थी, कुछ ही महीनों में बीपी सिंह की अल्पमत की सरकार गिर पड़ी। और हद तो यह हुआ कि 1990 आते आते भारत के आर्थिक हालात काफी खराब हो चुके। अब 1990 में कुछ तात्कालिक घटनाएं घटी, जिन्होंने खराब आर्थिक हालात तो थे ही, उस खराब आर्थिक हालात को एकदम बद से बदतर बना दिया। तो हम समझते हैं आखिर 1990 में वे कौन सी घटनाएं घटी जिन्होंने आर्थिक हालात को बदतर बना दिया। हुआ क्या कि बीपी सिंह की सरकार चले जाने के बाद कांग्रेस के सहयोग से कुछ दिन के लिए चंद्रशेखर सिंह की अल्पमत की सरकार बनी। माननीय चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर सिंह को जब ये समस्या बताई गई तो चंद्रशेखर सिंह कहते थे मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। एक्चुअल में चंद्रशेखर सिंह जी समस्या का समाधान करना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी, एक तो उनकी सरकार ही अल्पमत की थी, 40-50 सांसद ही लेकर के प्रधानमंत्री बन गए थे, कांग्रेस पीछे से उनका सपोर्ट कर रही थी। दूसरी चीज, देश के भीतर के आर्थिक हालात तो बहुत खराब हैं, देश के बाहर कुछ घटनाएं घट गई, और जो देश के बाहर की घटना घटी उन्होंने एक खराब आर्थिक हालत को और खराब कर दिया, बदतर कर दिया। हुआ क्या कि एक तरफ चंद्रशेखर सिंह जी जब अल्पमत की सरकार लेकर के सत्ता संभालते हैं, उनको विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिलती है वो बहुत ही खराब अर्थव्यवस्था, एक खोखली अर्थव्यवस्था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इधर चंद्रशेखर सिंह अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, उधर इराक के प्रधानमंत्री, इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, ये चेहरा दिखा रहा हूं। सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और रातों रात कब्जा कर लिया। 1990 में सद्दाम हुसैन के इराक ने क्या किया, कुवैत पर आक्रमण कर लिया और रातों रात कुवैत पर हमला अधिकार कर लिया। उधर जब इराक ने कुवैत पर हमला कर लिया तो अमेरिका ने कहा ये तो हमारा अपमान हुआ, क्योंकि दुनिया के दादा तो हम हैं। अमेरिका ने इराक को धमकी दी कि तुरंत कुवैत को खाली कीजिए। इराक ने कहा, सद्दाम हुसैन ने कहा हम नहीं खाली करेंगे। अमेरिका ने कहा आप नहीं खाली करोगे तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे। यानी अमेरिका इराक पर हमला करने की तैयारी करने लगा। अब जो इराक पर अमेरिका हमला करने की तैयारी करने लगा, तेल के जो दाम थे वे आसमान छूने लगे। भारत को अब उतना ही तेल जितना पहले खरीद रहा था, उतना ही तेल आयात करने के लिए तेल पर 2 गुना खर्च करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इराक पर हमले की तैयारी कर रहा था, तो दुनिया भर की जितनी पेट्रोलियम उत्पादन कंपनियां हैं खाड़ी देशों में इराक इत्यादि में उत्पादन करती हैं, वो अपने कर्मचारियों को हटाने लगी, तेल उत्पादन कम होने लगा तो तेल महंगा हो गया। यानी जितना तेल खरीद रहा था भारत, उतना ही खरीदना पड़ रहा था, पेमेंट 2 गुना करना पड़ रहा था। एक तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम है, एक तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार खोखला है, और दूसरी तरफ आपको तेल पर 2 गुना खर्च करना पड़ रहा है। तेल की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती गई। इन बढ़ती तेल की कीमतों ने भारत के आर्थिक हालात को और अधिक बदतर बना दिया। भारत ने उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर सिंह ने आईएमएफ से मदद मांगी थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी थी। हम आगे पढ़ाएंगे आपको आईएमएफ क्या होता है। जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी, भारत ने कहा हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमको कुछ डॉलर दीजिए, हमारे पास नहीं है विदेश डॉलर कि हम पेट्रोलियम खरीद पाए। लेकिन आईएमएफ ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। आईएमएफ ने भारत की मदद करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि आईएमएफ पर अमेरिका ने दबाव डाला था कि भारत को पैसा नहीं देना है। अमेरिका के दबाव में भारतीय प्रधानमंत्री को ना कह दिया आईएमएफ ने, कहा हम आपको पैसा देने वाले नहीं हैं, हम आपको डॉलर देने वाले नहीं है, अपनी व्यवस्था खुद संभालिए। हालात कंट्रोल से ज्यादा खराब हो गए थे।
भारत सरकार जानती थी कि आईएमएफ ने जो मना किया है, आईएमएफ ने इसलिए मना किया है क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाला है, अमेरिका ने आईएमएफ से कहा है मत देना भारत को पैसा। तो भारत ने अमेरिका से अपील की, भारत ने अमेरिका से कहा कि हमें कुछ पैसा तुरंत दिलवाइए, हमें कुछ डॉलर तुरंत दिलवाइए, तुरंत मदद कीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार एकदम खाली हो गया है। जो भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका ने भारत के सामने शर्त रख दी। अमेरिका ने भारत से कहा कि हमारा जो फाइटर जेट है, उस फाइटर जेट को मुंबई से तेल भरने की इजाजत दीजिए। अमेरिका ने भारत से कहा कि देखिए, हमारा फाइटर जेट इराक पर बम गिराएगा, इसके लिए हमारे प्लेन फिलीपीन से उड़ान भरेंगे। जब हमारा प्लेन फिलीपीन से उड़ान भरेगा, इराक पर बम गिराने के लिए रास्ता बना है, हमारे फाइटर जेट को मुंबई में उतरने की इजाजत दीजिए। अमेरिका ने शर्त रखी, फिलीपीन से हमारा जो फाइटर जेट उड़ेगा वह मुंबई में उतरेगा, वहां से तेल भरेगा और फिर जाकर के इराक पर बम गिरा करके आएगा। अमेरिकी फाइटर जेट को इजाजत देने का मतलब था इस लड़ाई में अमेरिका का सहयोगी बन जाना था। सीधा साधा मतलब था कि यदि भारत इजाजत देता है कि मुंबई में हम अमेरिकी फाइटर प्लेन उतरेंगे, पेट्रोल भरेंगे, तो उस लड़ाई में भारत अमेरिका का सहयोगी बन जाएगा। भारत इस लड़ाई में अमेरिका का सहयोगी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि भारत की इराक से कोई दुश्मनी नहीं थी, भारत के इराक से अच्छे संबंध थे। इराक से भारत काफी पेट्रोलियम खरीदता था, इराक में भारत के काफी लोग काम करते थे, काफी मजदूर काम करते थे, इराक और भारत के बीच अच्छे संबंध थे। लेकिन व्यवस्था थी, भारत दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ यदि अमेरिका को अपने यहां से पेट्रोल भरने की इजाजत नहीं देता है तो भारत को मदद नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ यदि पेट्रोल भरने की इजाजत देता है, जिसका मतलब है कि वह सीधे सीधे इस लड़ाई में अमेरिका का सहयोगी हो जाएगा। भारत कशमकश में था, भारत दोराहे पर खड़ा था, ठीक, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि हमारी स्थिति ये आ गई थी कि कुछ कर्ज जो चुकाने थे, जो उनके ड्यू डेट आ गया था, उस कर्ज को चुकाने के पैसे नहीं थे, पेट्रोलियम खरीदने में दिक्कत आ रही थी, अन्य दवाइयां इत्यादि जो विदेशी सामग्री हम खरीदते थे उनके पेमेंट का पैसा नहीं था। मजबूरी में भारत सरकार ने 9 जनवरी 1991 को अमेरिकी फाइटर जेट को मुंबई में तेल भरने की इजाजत दे दी। एक तरफ 9 जनवरी 1991 को जो भारत ने कहा कि ठीक है, फिलीपीन से उड़ान भरना, हमारे मुंबई में आना, पेट्रोल भरना, फिर जाके बम गिरा के आ जाना, हम आपको इजाजत देते हैं। उसके तुरंत बाद एक सप्ताह के बाद ही 17 जनवरी 1991 को अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया, और जो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, त्यों प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराया। चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अमेरिका ने ठीक किया है, कोई बुरा नहीं किया है, ठीक, अमेरिका को कुवैत की रक्षा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का मतलब था कि इस लड़ाई में भारत इराक के खिलाफ हो गया, अमेरिका का सहयोगी हो गया, भले ही सक्रिय सहयोगी न हो, लेकिन मौन रूप से तो सहयोगी हो गया। और 17 जनवरी को जो प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, 18 जनवरी 1991 को आईएमएफ ने 1 अरब 3 करोड़ डॉलर भारत के लिए जारी कर दिए। आईएमएफ ने कहा ले जाइए, कोई टेंशन नहीं, रख लीजिएगा। 1 अरब 3 करोड़ डॉलर भारत ने आईएमएफ के लिए, आईएमएफ ने भारत को जारी कर दिए। भारत को 1 अरब 3 करोड़ डॉलर मिला, भारत को 1 अरब 3 करोड़ डॉलर मिला, और दूसरी तरफ इराक पर अमेरिका की बमबारी तेज होने लगी। जब इराक पर अमेरिका की बमबारी तेज होने लगी, इराक पर अमेरिकी आक्रमण तेज होने लगा, ठीक, तो तेल की कीमतें और अधिक बढ़ने लगी, क्योंकि पूरे के पूरे खाड़ी देशों में तेल उत्पादन एकदम कम हो गया था। साथ ही साथ जो विदेशी लोग भारत के बैंकों में पैसा रखे हुए थे, उन्हें भारत के आर्थिक हालात के बारे में भी पता चल गया था। जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने अमेरिकी कार्रवाई को उचित ठहराया था, बाहर में रहने वाले समझ गए कि भारत के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इसलिए अपनी विदेशी नीति में इतना बड़ा बदलाव किया। एक तरफ तेल की कीमतें और बढ़ी, दूसरी तरफ जो एनआरआई थे, वो भारतीय बैंकों में जो जमा पैसा था, जो डॉलर था, वो निकालने लगे। इससे जो 1 अरब 3 करोड़ डॉलर मिला था, वो तुरंत ही खर्च हो गया। जो अमेरिका से मदद आई थी तुरंत ही खर्च हो गया, क्योंकि जो एनआरआई थे, जो डॉलर जमा किए थे आरबीआई के पास, हो गया हमारा पैसा दीजिए, आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। दूसरी तरफ बेचारे पैसे पाए और सोचे, दूसरी तरफ बेचारे पैसे पाए और सोचे कि कुछ दिन का काम चलेगा, लेकिन तेल की कीमतें जितनी थी उसके 4 गुना और 5 गुना, तेल की कीमतें जितनी थी उसका 4 गुना और 5 गुना और बढ़ गई। यानी कुल मिलाजुला करके 1 अरब 3 करोड़ डॉलर जो मिला था, वह 1 अरब 3 करोड़ डॉलर तुरंत ही खर्च हो गया। बहुत ज्यादा दिन में पैसा चल नहीं पाया, ठीक। जनवरी 1991 का आखिरी सप्ताह था, देश के पास कर्जदारों को लौटाने के लिए डॉलर नहीं थे। देश ने जो विदेशी कर्जे लिए हुए थे, कई कर्जे को पेमेंट करने की ड्यू डेट आ गई थी, लेकिन उन्हें लौटाने के डॉलर नहीं थे। स्थिति यह हो गई थी कि अगर भारत समय पर अपने विदेशी कर्जे को नहीं चुकाता, तो भारत संप्रभु ऋण संकट का शिकार हो जाता, अर्थात भारत को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ता, और जब भारत को दिवालिया घोषित करना पड़ता, तो जो सही कसर थी तबाह हो जाती, भारत आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता। दूसरी तरफ भारत ने जब अपना हिसाब किया, तो भारत के खजाने में सिर्फ इतना ही डॉलर था कि सिर्फ 7 दिन की जरूरत का तेल खरीद सकता है, अर्थात भारत के पास सिर्फ 7 दिन के पेट्रोलियम खरीदने का पैसा था, ठीक। यानी अगर कुछ नहीं किया जाता तो एक सप्ताह बाद भारत के पास पेट्रोलियम नहीं रहता, एक बूंद तेल नहीं रहती, पेट्रोल, डीजल, गैस मिलना बंद हो जाता। और आप सोचिए, अगर देश में पेट्रोलियम न रहे, डीजल न रहे, गैस न रहे, तो तुरंत पूरा देश ठप हो जाएगा। ट्रेनें अपनी जगह रुक जाएंगी, जहाज अपनी जगह रुक जाएंगे, सबकी गाड़ियां अपनी जगह रुक जाएंगे, पूरा का पूरा परिवहन डिस्टर्ब हो जाएगा, न लोगों का आवागमन हो पाएगा, न वस्तुओं का आवागमन हो पाएगा, उद्योग, ऑफिस, अर्थव्यवस्था, सब कुछ बंद हो जाएगा। इस स्थिति में भारत खड़ा था कि बस 7 दिन का मामला है, 8वें दिन जो रेलगाड़ी जहां है वहीं रुक जाएगी, जो गाड़ी जहां है वहीं रुक जाएगी, सरकारी कर्मचारी वहां रुक जाएंगे, प्राइवेट कर्मचारी वहां रुक जाएंगे, जहाज अपनी जगह रुक जाएगी, ठीक। तुरंत का तुरंत पूरा देश ठप हो जाएगा। पूरे देश के ठप होने का मतलब था पूरा देश बर्बाद हो जाता आर्थिक। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। भारत अपनी आजादी के बाद अपने सबसे बड़े संकट में फंस चुका था। स्थिति बहुत खराब थी, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सरकार सारे आर्थिक हालात को खुल करके देश के सामने भी नहीं रख पा रही थी कि अफरा तफरी मच जाएगी। अभी कह देंगे कि हमारे पास 7 दिन का पेट्रोलियम खरीदने का पैसा है, तो लोग जाकर के पेट्रोल पंप से जो भी पेट्रोल है गैलन में ले लेकर के घर में रखने लगेंगे। एक अराजकता की स्थिति खत्म हो जाए। आजाद हिंदुस्तान अपने सबसे बड़े संकट के सामने खड़ा था, जूझ रहा था, किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि 7 दिन बाद क्या होगा, सब यही सोच रहे थे कि 7 दिन बाद क्या होगा।
क्या हिंदुस्तान के कारखाने बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तान की सड़कें बंद हो जाएंगी? क्या हिंदुस्तान का रेलवे बंद हो जाएगा? क्या हिंदुस्तान के एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तान के बंदरगाह बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तान के कल कारखाने बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तान में वस्तुओं की सप्लाई रुक जाएगी? क्या हिंदुस्तान में आवागमन बंद हो जाएगा? किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर इस एक सप्ताह की बात क्या। एक घटना घटी, ठीक, घटना ये घटी कि बड़े मुश्किल दौर में अचानक एक अहम मुलाकात हुई। मुलाकात ये हुई कि उस समय एस वेंकटरमणन, यह वो व्यक्ति हैं, ये आरबीआई के गवर्नर थे और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे। ठीक, मनमोहन सिंह अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए दौड़ते हुए एस वेंकटरमन मनमोहन सिंह के पास आए। ठीक, मनमोहन सिंह भी चिंता में थे क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह भी उसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे 7 दिन बाद। क्या हर कोई शीर्ष व्यक्ति उसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था 7 दिन बाद। भागते हुए मनमोहन सिंह के चैम्बर में आरबीआई के गवर्नर आए। वो हाफ रहे थे। मनमोहन सिंह ने उठा, उनको बैठ करके कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया। इतने क्यों हाफ रहा था? हाफ रहे हो भाई साहब, दिक्कत क्या है? आर वेंकटरमन ने कहा कि जो हमारी आर्थिक समस्या है, जिससे हम सब जूझ रहे हैं कि 7 दिन बाद क्या होगा, उसका एक समाधान मेरे पास है। मनमोहन सिंह की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा क्या समाधान है? आरबीआई के गवर्नर आर वेंकटरमन ने कहा कि आरबीआई के पास सैकड़ों टन सोना पड़ा हुआ है, उसे गिरवी रख करके विदेशी मुद्रा हम प्राप्त कर सकते हैं। मनमोहन सिंह ने पूछा आपके पास सैकड़ों टन सोना कहां से आया? तो उन्होंने कहा कि भारत का सीमा शुल्क विभाग, जो कस्टम डिपार्टमेंट है, जो सोने की तस्करी में जितना सोना पकड़ता है वो आरबीआई के पास ले आकर के रख देता है, क्योंकि वो सोना देश का हो जाता है। तो आरबीआई ने अपने दिल्ली के गोदाम में सैकड़ों टन सोना रखा हुआ है। आरबीआई को यह अधिकार है कि आरबीआई देश को दे दे, देश संकट में है, हम उस सोने को गिरवी रख करके विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और तात्कालिक रूप से इस संकट से निकल सकते हैं। मनमोहन सिंह को ऐसे लगा कि जैसे उनको अपनी समस्या का समाधान मिल गया। लोग बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने आर वेंकटरमन के हाथ पकड़ा और भागते हुए, लिफ्ट का भी प्रयोग नहीं किया, भागते हुए सीढ़ियों से ही चल पड़े प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर। मनमोहन सिंह भाग रहे थे, आर वेंकटरमन का हाथ पकड़े हुए भाग रहे थे। लोग सोच रहे थे देश का आर्थिक सलाहकार और आरबीआई गवर्नर इतना तेज भाग क्यों रहे हैं, हो क्या गया? ये दोनों लोग भागते भागते प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पास आए। ठीक, जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पास आए तो उन्होंने कहा कि हम सोना रख करके, सोना गिरवी रख करके विदेशी मुद्रा ला सकते हैं। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि ठीक है, यह हमारा फैसला है, आप आरबीआई का सोना गिरवी रखिए और कुछ विदेशी मुद्रा तुरंत पाइए ताकि हम पेट्रोलियम खरीदें। पीएम ने इजाजत तो दे दी, फैसला तो दे दिया, लेकिन पीएम ने कहा कि देश को इसकी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कल अखबार वाले बढ़ा चढ़ा करके लिख देंगे हमारी हालत तो खराब है, देश में और अफरा तफरी अराजकता फैल जाएगी, देश में अफरा तफरी और अराजकता फैल जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत फैसला लिया, देश को जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि देश में आर्थिक बदतरी की खबर जाएगी तो अफरा तफरी फंस जाएगी। फर्स्ट टाइम यह फैसला ले लिया गया कि आरबीआई बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 20,000 किलोग्राम सोना गिरवी रखेगी। आरबीआई बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 2000 किलोग्राम सोना गिरवी रखेगी, पैसा आएगा, पेट्रोलियम खरीदा जाएगा। तो आरबीआई ने 2000 किलोग्राम, सॉरी ये 20,000 किलोग्राम है, आरबीआई ने 20,000 किलोग्राम सोना बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में चोरी चोरी से गिरवी रख दिया और वहां से डॉलर ले लिया। दिल्ली के गोदाम से एयरपोर्ट पर ले जाया गया, सोना ले जाया गया, गिरवी रख करके आ गया। देश में किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी, सिर्फ सरकार के ऊपर के स्तर के लोगों को जानकारी थी कि हमने सोना गिरवी रखा, डॉलर लिया और उससे हमने पेट्रोलियम खरीद लिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि अमेरिका अपने हमले तेज कर रहा था। ठीक, अमेरिका अपने हमले तेज कर रहा था और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। जो सोना गिरवी रख करके पैसा आया था, इससे कुछ दिन का काम चला। उसके बाद भारत सरकार ने फिर निर्णय लिया, आरबीआई ने कहा कुछ दिनों बाद कि हमारे पास 47,000 किलोग्राम सोना, ठीक, 47,000 किलोग्राम सोना अभी रखा हुआ है, हम चाहे तो इसे भी गिरवी रख सकते हैं। सरकार ने कहा ठीक है, हम इस 47,000 किलोग्राम सोना को, कुछ सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखेंगे, कुछ सोना बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखेंगे, उससे डॉलर लाएंगे, उससे पेट्रोलियम खरीदेंगे। यह तय हुआ कि सोना जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आरबीआई के बड़े बड़े कंटेनर में सोना रख करके लाया गया और रात के समय उसे एयरफोर्स के मालवाहक विमान, ठीक, उसको रात के समय एयरफोर्स के मालवाहक विमान में वह सोना लादा जा रहा था। ढेर सारे आरबीआई के अधिकारी थे, ठीक, और ढेर सारे कस्टम के अधिकारी थे। उसी समय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक पत्रकार थे जिनका नाम है शंकर अय्यर। ठीक, ये इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे। शंकर अय्यर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इधर उधर घूम रहे थे। शंकर अय्यर ने देखा कि अरे हो क्या रहा है, दूर एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के मालवाहक विमान खड़े हैं और बिना किसी सिक्योरिटी चेक के पीछे के रास्ते से बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं, उसमें से कुछ सामान ले जाकर के एयरफोर्स के मालवाहक विमान पर लादा जा रहा है। वहां कुछ सेना के अधिकारी खड़े हैं, कुछ कस्टम के अधिकारी खड़े हैं, कुछ आरबीआई के अधिकारी खड़े हैं, कुछ भारत सरकार के लोग खड़े हैं और सब कुछ बहुत गुपचुप तरीके से कहा जा रहा है। शंकर अय्यर चौंक गए। उन्होंने कहा कोई युद्ध की स्थिति में तो नहीं आ गई है, क्योंकि अमेरिका इराक पर बमबारी कर रहा था, भारत सरकार अमेरिका का पक्ष ले रही थी। आम लोगों को लगता था कि भारत सरकार बहुत बदमाश हो गई है, यह इराक पर हमले के लिए अमेरिका का साथ दे रही है। शंकर अय्यर को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, अब तक भारत सरकार ने सिर्फ पेट्रोल भरने की इजाजत दी है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को भी इजाजत दे दी है, या भारत सरकार इस लड़ाई में शामिल तो नहीं हो रही। पत्रकार शंकर अय्यर ने कुछ तस्वीरें खींची। तस्वीरें से पता चला कि आरबीआई अपना सोना प्लेन में रखवा करके विदेश ले जा रही है। पूछताछ की तो सारी कार्रवाई का पता चल गया, सारी बातें उन्होंने निकाल ली अपने स्तर पर और इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छाप दी, एक रिपोर्ट छाप दी, पूरी तस्वीरों के साथ रिपोर्ट छाप दी कि भारत अपना सोना गिरवी रख गया। दूसरे दिन अखबारों में जब खबर फैली, देश में हलचल मच गई, जंगल में आग की तरह यह खबर फैली। देश का हर आदमी पूछने लगा कि सरकार सोना क्यों गिरवी रख रही। कुछ लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कुछ लोगों ने कुछ आरोप लगाया। सरकार सामने आई और सरकार ने वस्तुस्थिति की जानकारी दी, देखिए हम सोना इसीलिए गिरवी रख रहे हैं। ये सब हो ही रहा था, तब तक देश मध्यावधि चुनाव आ गए, क्योंकि इसके पहले जो सरकार आई थी वो 5 साल चल नहीं पाई थी, अल्पमत की सरकार आई थी। मार्च, अप्रैल और मई का महीना था, ठीक, देश में चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव के दौरान एक तरफ आर्थिक हालात तो खराब ही हैं, एक और घटना हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई। चुनाव मई में संपन्न हुए, फिर मार्च, अप्रैल, मई 1991 या 3 महीने चुनाव चले थे, इन्हीं में राजीव गांधी की हत्या हो गई। चुनाव के परिणाम आए,
यूं कहिए कि राजीव गांधी शहीद हुए, क्या कहना उचित नहीं था, अपरार्थी हुए मैं कहता हूं, माननीय श्री राजीव गांधी शहीद हुए। मार्च, अप्रैल और मई में चुनाव चले। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। जून 1991 में ठीक तय हुआ कि नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नरसिम्हा राव को ये आर्थिक हालात विरासत में मिले। एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसमें कुछ था ही नहीं। नरसिम्हा राव के सामने संकट था और नरसिम्हा राव चाहते थे कि मैं इस संकट का समूल विनाश करूंगा, पूर्ण समाधान करूंगा। इसलिए नरसिम्हा राव को एक ऐसे वित्त मंत्री की तलाश थी जो नेता नहीं अर्थशास्त्री हो, जो इस जड़ तक जाए और इस समस्या का मेरे साथ मिलकर के समाधान करे। नरसिम्हा राव खुद ही उस समय के या उस समय की पूरी दुनिया के बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। एक साथ एक बड़े दार्शनिक थे, एक साथ एक बड़े साहित्यकार थे, एक साथ एक बड़े राजनीतिज्ञ थे, एक साथ एक बड़े अर्थशास्त्री थे, 20-22 भाषाओं के जानकार थे, सब कुछ एक साथ थे। अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। सोचिए कैसा होगा वो व्यक्तित्व। एक साथ चतुर राजनेता भी है, चतुर कूटनीति भी है, चतुर बेहतर फिलासफर भी है, बेहतर साहित्यकार भी है, बेहतर अर्थशास्त्री भी है, सभी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का तकरीबन 20-22 प्रमुख भाषाओं का जानकार भी है। सब कुछ एक साथ थे नरसिम्हा राव। इसलिए नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोच लिया कि जो हमें विरासत में अर्थव्यवस्था मिली है, इस अर्थव्यवस्था को तो मैं ठीक करूंगा। इसलिए नरसिम्हा राव अपना एक वित्त मंत्री चाहते थे जो कौन हो, जो एक अर्थशास्त्री हो। नरसिम्हा राव एक वित्त मंत्री की तलाश करने लगे। सबसे पहली बात आईजी पटेल से की गई, जो आरबीआई के गवर्नर चुने रह चुके थे, बड़े अर्थशास्त्री भी रह चुके थे। ये आईजी पटेल है। इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया कांटों का ताज मैं ना पहुंच पाऊंगा। नरसिम्हा राव ने इनसे वित्त मंत्री बनने की बात की थी। नरसिम्हा राव ने कहा आईजी पटेल से कि आइए वित्त मंत्री बनिए। आईजी पटेल ने कहा कि इसमें भारत का वित्त मंत्री बनना मतलब अपने सर पर कांटों का ताज उड़ना है। उन्होंने वित्त मंत्री बनने से इनकार कर दिया। कई लोगों की तलाश हुई और इस तलाश में जो बात तो पूरी हुई वो जाकर के मनमोहन सिंह पर पूरी हुई। यूजीसी के चेयरमैन तो मतलब उस समय यूजीसी के ऑफिस में मनमोहन सिंह थे। नरसिम्हा राव का फोन गया। मनमोहन सिंह ने फोन उठाया, कहा बोलिए सर क्या बोलते हैं। नरसिम्हा राव ने कहा था कल शपथ लेना है, कोट पैंट सिलवा लीजिए, कल आपको भारत का वित्त मंत्री बनना है। मनमोहन सिंह ने कहा धन्यवाद। इस तरह से देश को मनमोहन सिंह के रूप में एक वित्त मंत्री मिला। जब वित्त मंत्री की तलाश शुरू हो गई तो 22 जून 1991 को नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और 22 जून को जो प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव टीवी पर देश के सामने आए। नरसिम्हा राव ने देश के सामने अपनी मंशा साफ कर दी। नरसिम्हा राव ने कहा कि जो हमें आर्थिक समस्या मिली है, इस आर्थिक समस्या को हम जड़ से खत्म करेंगे, कठोर फैसले लेंगे। नरसिम्हा राव ने कहा देश के सामने कोई रास्ता नहीं है, ठीक, देश के सामने एक ही रास्ता है कि जो हमारी आर्थिक नीति है, उद्योग नीति है, इसको हमें पूरी तरह से बदलना होगा। 1956 से लेकर जो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, इसे पूरी तरह से हम चेंज करने जा रहे हैं। जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे पास समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री होते हुए भी उद्योग मंत्रालय नरसिम्हा राव ने अपने पास रखा और धीरे धीरे अपने स्तर पर दूसरे ही दिन जिस दिन शपथ लिए थे उसी दिन से धीरे धीरे सुधार करना शुरू किए, छोटे छोटे झटके देने शुरू किए। एक महीने बाद मनमोहन सिंह अपना बजट लेकर के आए। मनमोहन सिंह जब बजट तैयार कर रहे थे तो एक रोचक घटना, वो तस्वीर भी देखिएगा। कुर्सी पर नरसिम्हा राव बैठे हैं, घुटने के बल मनमोहन सिंह बैठे हैं। मनमोहन सिंह अपना बजट दिखा रहे हैं। जब मनमोहन सिंह ने पहला बजट लेकर के आए थे, बजट का डॉक्यूमेंट लेकर आए थे नरसिम्हा राव के साथ पास, तो नरसिम्हा राव ने कहा सिंह साहब हमने आपको वित्त मंत्री इसलिए नहीं बनाया है। नरसिम्हा राव ने कहा हमने आपको इसलिए चुना है कि आप सुधार कीजिए, सर्जरी कीजिए इस देश की अर्थव्यवस्था का। मनमोहन सिंह ने कहा था एक ही बार में तुरंत सुधार करेंगे। सरकारी उद्योगों, सरकारी वस्तुओं के प्रति देश के लोगों की बड़ी लगाव है। आपके इस पहल का देश के लोग भी विरोध करेंगे, बाद में जरूर आपकी तारीफ करेंगे। तत्कालिक रूप से देश के लोग भी विरोध करेंगे, मुख्य विपक्षी पार्टी भी विरोध, जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी विरोध करेगी, आपकी अपनी कांग्रेस भी विरोध करेगी और देश के जो उद्योगपति हैं वो भी विरोध करेंगे, क्योंकि पिछली आर्थिक नीतियों से उनको फायदा मिलता है, लाइसेंसिंग प्रणाली से उनको फायदा मिलता है। नरसिम्हा राव ने स्पष्ट कहा था आप चिंता मत कीजिए सिंह साहब, हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं। नरसिम्हा राव के शब्द थे। मनमोहन सिंह ने अपनी किताब में इस शब्द का जिक्र किया है। मनमोहन सिंह ने कहा था मनमोहन सिंह ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था। नरसिम्हा राव ने कहा था मनमोहन सिंह से कि अपनी चिंता मत कीजिए सिंह साहब, हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं। जहर निकलेगा तो मेरे हिस्से आएगा, अमृत निकलेगा तो आप पी लीजिएगा। अगर हमारे ये सुधार फेल किए जिसका सारा श्रेय मैं खुद पर ले लूंगा, मैं इस्तीफा देकर के चला जाऊंगा, मैं जनता से कहूंगा मैं गुनाहगार हूं। लेकिन अगर ये सुधार सफल हुए, इसका सारा श्रेय आपको जाएगा। आप आगे बढ़िए, लोक लुभावन बातें मत कीजिए और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आइए। हम समय के ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां हमें इस मुल्क के बच्चों का भविष्य लिखना है। हम रहे या न रहे, ये देश रहना चाहिए। मनमोहन सिंह को बल मिला। मनमोहन सिंह ने कहा ठीक है बनाते हैं बजट। मनमोहन सिंह अपना पहला बजट लेकर के संसद में आए। मनमोहन सिंह जब संसद में अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किए तो उन्होंने विक्टर ह्यूगो की एक पंक्ति थी, उसी से अपने बजट भाषण की शुरुआत की थी। विक्टर ह्यूगो की एक पंक्ति थी। मनमोहन सिंह ने संसद में कहा कि ऐसी कोई सोच जिसका वक्त आ गया है उसे दुनिया में कोई भी ताकत अब धरातल पर उतरने से रोक नहीं सकती थी। वह सोच थी आर्थिक सुधार, वह सोच थी जिसे हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इस प्रकार इस देश में पीएलजी पॉलिसी धरातल पर उतरी, इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू हुए, 1991 की आर्थिक नीति। कैसे आई समझ गए आप लोग, बताओ? क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? अच्छा लगा? बताया जाए? बच्चा पार्टी कुमार अजय बता, शेखर आर्या, कुमार अजय हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। श्वेता बिटिया बताओ, रोहितास बताया जाए आप लोग? अच्छा एक का नाम है ए बताओ, रियाज, शेखर, रवीना, विपिन, अनुष्का, खुशी करे मजा आ रहा है। जन्मोहन आ गया, श्वेता कुमारी, शिवानी साथ, पूजा बताओ बिटिया, सदाफ, सबको आ गया समझ में ना? क्लियर है? मस्त है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या कह रहा मैं भी हूं, इतना तेज चल रहा है कि कहा था ना रात भर स्टोरी बताऊंगा। क्या सुपर डुपर इन सबको टाइप करना की किसी किताबों में नहीं मिलेगा। आगे बात नहीं। तो मनमोहन सिंह ने कहा ठीक वक्त आ गया, उतरने से कोई रोक नहीं सकता, और वो विचार ही था आर्थिक सुधार। ठीक,
अच्छा एक पूछ रहा है जो गोल्ड गिरवी रखा था वापस लाया कि नहीं लाया, सब ला दिए। ठीक। अच्छा एक पूछ रहे दिवाली नहीं रहता है, तो मुझसे कहते हो क्या हो गया, हमें खुद ही पता नहीं है। ठीक ना, नोट्स वाली टीम अलग से काम करती है, एक बार बात करते हैं। ठीक। अच्छा नवीन कुमार कह रहा आप वित्त मंत्री होते तो क्या करते, वही जो ये किए। चलो ठीक, कौन है कह रहा इकोनॉमी का हलवा हो गया, लो यही सही हलवा। अच्छा अभिषेक क्या कर रहा है, मुझे बहुत शानदार है विद्यार्थी, बहुत शानदार। शुभम ठीक, बहुत शानदार है, इनको मैं जी जान लगा के पढ़ाऊंगा। एक कह रहा है इकोनॉमी की वो नई सोच, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो क्या किया गया, एक एक पॉइंट में देख लेते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यहां हम बताएंगे ये काम किया गया। ये मत पूछना है कैसे हुआ, क्योंकि सारे अगले चैप्टर में विस्तार से बताएंगे। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में ये काम किया गया। तो क्या है उदारीकरण। ठीक, उदारीकरण का अर्थ सीधा सीधा यही होता है कि उद्योग और अन्य गतिविधियों पर जो सरकारी नियंत्रण था उसे कम करना या समाप्त कर देना। जितनी भी अर्थव्यवस्था की गतिविधियां थी उस पर सरकारी नियंत्रण था ना। सरकार कहती थी लाइसेंस लो, ये करो वो करो, इतना ही उत्पादन करो, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, तुम ही लगाओगे, दूसरा नहीं लगाएगा। शेड्यूल ए के भी उद्योग है, शेड्यूल बी के उद्योग है। सरकार क्या कहती थी कि शेड्यूल ए के उद्योग है, 17 प्रकार के उद्योग हैं, सिर्फ सरकार लगाएगी। शेड्यूल बी के उद्योग है, 12 प्रकार के उद्योग हैं, सिर्फ सरकार लगाएगी। शेड्यूल सी की जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसमें भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। यही तो बात कही जाती, यानी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण लगा हुआ था। 1991 में सारे सरकारी नियंत्रण हटा लिए, इसी को उदारीकरण कहा। ठीक, तो उमेश लिख रहा है कि सर जी IMF ने LPG रिफॉर्म के लिए इंडिया पर प्रेशर बनाया था क्या, हाँ बनाया था। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, अभिषेक को इकोनॉमी से प्यार हो गया, बस बेटा विषय से प्यार करते रहो। अगर अपने विषय से प्यार करोगे, अपने अध्ययन से प्यार करोगे, तो एक दिन सारी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। ठीक, समझ में आ गई बात। आप लोग जिस उम्र में हो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने पर निवेश करना है, अपने पर काम करना है। अगर आपने अपने पर काम कर लिया, ज्यादा नहीं 2 साल, जो युवा अपनी जवानी में 2 साल अपने पर काम कर लेता है, 2 साल अपने लिए जी लेता है, फिर वो सबके लिए जीने लगता है, सबका सहारा बन जाता है। और जो 2 साल नहीं काम करता है फिर उसे दूसरे के सहारे रहना। ठीक, क्लियर हो गया, समझ गया ना। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण देखते हैं। उदारीकरण में ये उदारीकरण होता क्या है। तो उदारीकरण का सीधा सीधा अर्थ है कि उद्योग और अन्य गतिविधियों पर जो भी सरकारी नियंत्रण है उसे समाप्त कर देना ही उदारीकरण कहलाता है। इसके तहत सरकार ने लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया। सरकार ने कहा आप किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए किसी को लाइसेंस वाइसेंस नहीं लेना है, पैसा है जाइए लगाइए, हम कुछ नहीं करने वाले। पूरी की पूरी लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दी। सरकार ने कहा सिर्फ 5 चीज ही ऐसी रहेगी जिससे संबंधित अगर आप उद्योग लगाओगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 वस्तुएं देश की सुरक्षा और मानव के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सरकार ने कहा अगर तंबाकू उत्पाद कोई बनाना चाहते हैं, सिगरेट विगरेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। रक्षा से संबंधित वस्तु, एरोस्पेस और युद्धपोत इत्यादि बनाना चाहते हैं कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। युद्धपोत बना रही है, एरोस्पेस से सामान बना रही है, मतलब जो प्लेन उड़ने वाली प्लेन होती है, जहाज होती है, उससे संबंधित सामान कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बम बंदूक इत्यादि बन रहा है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी खतरनाक रसायन बना रही है, खतरनाक रसायनों का उत्पादन कर रही है, तमाम प्रकार के खतरनाक रसायन बनाए जाते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, औद्योगिक विस्फोटक, माचिस, पटाखे, RDX इत्यादि बना रही है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई कंपनी यदि शराब बना रही है, अल्कोहल बना रही है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी 5 चीजों को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी चीज के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। अर्थात लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से सरकार ने जो उद्योगों पर नियंत्रण बना रखा था, उस नियंत्रण को और लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति के साथ ही समाप्त कर दिया गया। सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, सरकार के चंगुल से उद्योगों को मुक्त किया गया, और यही कहलाया उदारीकरण। समझ में आ गई बात। इस उदारीकरण के तहत अन्य भी काम कह दिए गए। एक सरकार का नियम था कि औद्योगिक अवस्थिति की नीति। औद्योगिक अवस्थिति का नीति का मतलब था, कहती थी सरकार कि जो उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में जो व्यापारी जाकर के उद्योग लगाएगा उसको हम टैक्स वैक्स में छूट देंगे। इस औद्योगिक अवस्थिति की नीति को भी उदार बनाया गया, यूं को ये समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि अब व्यापारी चाहे उद्योगपति, उसे अग्रा क्षेत्र में उद्योग लगाना है, पिछड़ा क्षेत्र में उद्योग लगाना है, जहां मन करे वहीं उद्योग लगाए। प्रतिमा बिटिया ध्यान से समझना, ठीक। जगपाल ध्यान से समझना आप लोग, ठीक। चल रहा है, चल बस थोड़ी थोड़ी देर देखते रहिएगा, ठीक। औद्योगिक अवस्थिति की नीति थी। सरकार ने 1956 की औद्योगिक नीति में कहा था कि पिछड़े क्षेत्र में हम उद्योग लगाने को प्रोत्साहन देंगे। तो सरकार कहती थी जो उद्योगपति पिछड़े क्षेत्र में जाकर के उद्योग लगाएगा उसको हम कर में छूट देंगे। इसको भी समाप्त कर दिया गया। कह दिया गया कि उद्योगपति, ठीक, जैसे भी चाहे, जहां भी चाहे उद्योग लगाए, सरकार नहीं कहेगी। तीसरी बात, उद्योगों पर लगे तमाम प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया गया। जैसे पहले क्या होता था, 1991 के पहले जो सरकारी नीति थी, अगर 2 औद्योगिक इकाइयां आपस में अपना विलय करना चाहती हैं तो पहले सरकार से पूछना पड़ता था। कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी का अधिग्रहण करना चाहती है तो उसे सरकार से पहले पूछना पड़ता था। यानी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे कि बिना हमारी इजाजत के विलय नहीं कर सकते, यानी 2 कंपनी आपस में मिलकर के कंपनी नहीं बना सकती है। पहले सरकार से पूछिए, सरकार इजाजत देगी, मंत्री जी सचिव कहेंगे, तब आप लोग विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। अधिग्रहण का मतलब होता है कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीद ले। कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदने जाती तो भी सरकार से पूछना पड़ता था। 1991 के आर्थिक सुधारों में इसे भी समाप्त कर दिया गया। कह दिया गया, सरकार ने कहा कि भैया आप मन करे विलय करो, मन करे अधिग्रहण करो, करो कुछ ना कुछ बढ़िया से करो, ठीक ठीक। अच्छा सत्यम मिश्रा सर, आपका वो क्लास है। अच्छा सत्यम मेरा पुराना विद्यार्थी है भाई, क्या था, मेरा मुझे गया था, आप ही दिख रहे हैं। अच्छा तो है क्या कर रहे, इकोनॉमी से प्यार हो गया, मैंने वादा किया था इकोनॉमी से प्यार हो जाएगा। बात घनश्याम को पढ़ाई कर रहे हो ना, ब्लॉक कम कीजिए लड़कों को, मैं यही से बोल देता हूँ। अच्छा तो उसका हम भी हैं, सबका नाम चली सास कि जो विलय पर प्रतिबंध लगे हैं, जो अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगे हैं, इन्हें हम हटाते हैं, समाप्त करते हैं। उदारीकरण में पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया। इस लाइन को आप नहीं समझ पाओगे, हम एक कैपिटल मार्केट चैप्टर पढ़ाएंगे, पैसा और बाजार वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो इसको बताएंगे तो वहां समझोगे कि पूंजी बाजार क्या होता है। बस एक लाइन के लिए लिख दिया हूं, अर्थात पूंजी बाजार को मुक्त कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि पहले क्या होता था कि भारत के शेयर मार्केट में
विदेशी कंपनियां अपना शेयर नहीं बेच सकती थी, विदेशी कंपनियां शेयर खरीद नहीं सकती थी, सिर्फ भारत की कुछ देशी कंपनियां ही शेयर मार्केट में शेयर बेचती थी। कुछ ही लोग शेयर खरीदते थे, जो शेयर बेचते और खरीदते थे उन्हें सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ इस आर्थिक सुधारों में जब पूंजी बाजारों को नियंत्रण से मुक्त किया गया, कर दिया गया, खोल देते हैं, हर नागरिक शेयर खरीदे। यूरोप का आदमी आए खरीदे, अमेरिका का आदमी आए खरीदे, जापान का आदमी आए खरीदे, जहां का आदमी आए खरीदे, और जहां का आदमी आए भारत के शेयर बाजार में आकर के अपना शेयर बेचे। साथ ही साथ भारतीय कंपनियों को भी कहा गया, आप भी जाओ अमेरिका, आप भी जाओ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, आप भी ऑस्ट्रेलिया जाओ, अपना शेयर बेचो। समझ में आ गई बात? यही है पूंजी बाजार को प्रतिबंधों से मुक्त करना। पूंजी बाजार मतलब म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, यही सब पूंजी बाजार एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक, मूल बात यह थी कि भारत का जो शेयर मार्केट था उसमें भारतीय कंपनियां ही अपना शेयर बेच सकती थी, विदेशी कंपनियां नहीं बेच सकती। साथ साथ भारतीय कंपनियां कुछ ही लोगों को शेयर बेच सकती थी, पहली बात ये। दूसरी बात ये, भारतीय कंपनियां भारत के बाहर जाकर के अमेरिकी शेयर बाजार, यूरोप का शेयर बाजार, लंदन, जापान, यहां जाकर के अपना शेयर नहीं बेच सकती थी। इन सबको खत्म कर दी, इन सबको खत्म कर दी, कर दिया गया, एकदम खत्म। भारत वालों से कहा गया कि मन करे तुम अमेरिका जाकर शेयर बेचो, अमेरिका वाले से कह दिया गया तुम भारत मन करके आकर के ठीक शेयर बेचो। समझ गया बच्चा लोग? तो पूंजी बाजार को मुक्त किया गया, विदेशी विनिमय में सुधार किया गया, रुपए को बाजार के हवाले कर दिया गया। अब यहां से जो भी लाइनें आएंगी सब आगे आने वाले एक एक चैप्टर है। रुपए को बाजार के हवाले कर दिया गया, इसका मतलब सरकार पहले रुपए की कीमत कंट्रोल करती थी। सरकार ने कहा अब हम रुपए पर नियंत्रण छोड़ रहे हैं, रुपया बाजार के हवाले है, हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारा रुपया ऊपर जाएगा, हमारी वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा, रुपया ऊपर जाएगा, नहीं बढ़ेगा रुपया नीचे जाएगा। अब अपनी रुपया अपनी वैल्यू बाजार में खुद ही तय करेगा। साथ साथ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को स्वीकार किया गया, अर्थात पहले क्या होता था कि कुछ ही मुद्रा विदेशी मुद्रा में तब्दील हो सकती थी। भारत ने कहा कि हम बाजार में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को स्वीकार करते हैं, नियंत्रण हटा लेते हैं, इजाजत देते हैं, रुपया डॉलर में बदले, आराम से बाजार ही बदले, रुपया पाउंड में बदले, रुपया स्टर्लिंग में बदले, रुपया यूरो में बदले, रुपया दिनार में बदले, ठीक सब कुछ करे। समझ में आ गई बात? अच्छा ही करा। शेयर मार्केट तो मुझे सिखा देना सर, फिर पैसा कमा के आपको BMW। सतीश तो चलो आ जाओ। साथ साथ आधारभूत संरचना का उदारीकरण किया गया, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसका उदारीकरण किया गया। इंफ्रा मतलब सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे बनाना, बंदरगाह बनाना, एयरपोर्ट बनाना, ये सब क्या है? इंफ्रा है। 1991 के पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था, सड़क बनाने का काम, पुल बनाने का काम, रेलवे बनाने का काम, बंदरगाह बनाने का काम, एयरपोर्ट बनाने का काम सरकार करती थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं। 1991 के आर्थिक सुधार में कहा गया ठीक कि अब हम इसको खोल रहे हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, वह भी सड़क बनाएगा, रेलवे बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, विकास करेगा, नागरिक उड्डयन अर्थात सिविल एविएशन मतलब आम आदमी की जाने वाली जहाजें, एयरपोर्ट इत्यादि बनाएगा, संचार व्यवस्था करेगा, टेलीफोन लगाएगा, मोबाइल फोन लगाएगा, यानी पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को किसके हवाले कर दिया गया? तो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया। सरकार ने कहा पहले सिर्फ हम ही सड़क बनाते थे, पहले सिर्फ हम ही रेलवे बनाते थे, पहले सिर्फ हम ही बंदरगाह एयरपोर्ट बनाते थे, हम तो बनाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति देंगे कि आइए और बनाए। ठीक, तो ये बातें की गई उदारीकरण के तहत। तो हमने कहा था ना कि जो नई आर्थिक सोच थी वो ये थी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण में क्या क्या काम समझ गए? हुआ, समझ गए। अब देखते हैं निजीकरण में क्या क्या काम हुआ। तो निजीकरण को समझाते हैं। निजीकरण का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना, यानी अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर को कह देना कि प्राइवेट सेक्टर उद्योग लगाएगा, प्राइवेट सेक्टर व्यापार करेगा। पहले क्या था? शेड्यूल के उद्योग 17 प्रकार के उद्योग हैं, सिर्फ सरकार लगाएगी, भैया प्राइवेट सेक्टर नहीं लगा सकता। शेड्यूल बी के उद्योग 12 प्रकार के उद्योग हैं, सिर्फ सरकार लगाएगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं लगा सकता। यानी मैक्सिमम उद्योग कौन? सुई से लेकर के जहाज तक कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। कपड़ा, साबुन, तेल, सब कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। निजीकरण के तहत कहा गया कुछ नहीं, हर सेक्टर हम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दे रहे हैं। अब ये नहीं कहा जाएगा कि इस क्षेत्र में उद्योग सिर्फ सरकार लगाएगी, अब ये कहा जाएगा कि हर क्षेत्र में उद्योग सरकार का मन करे तो लगाए या न लगाए, हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं रोकेंगे, प्राइवेट सेक्टर आए और उद्योग लगाए। इसी को कहते हैं निजीकरण, अर्थात अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना ही निजीकरण कहलाता है। सरकार ने जो अपनी आरक्षण, इसके तहत सरकार ने जो अपने उद्योगों को आरक्षण दिया था, जो उद्योगों को आरक्षित करने की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया। सरकार ने कहा था ना भाई शेड्यूल ए के उद्योग 17 प्रकार के उद्योगों के लिए आरक्षित हैं, शेड्यूल बी के उद्योग 12 प्रकार के उद्योगों के लिए आरक्षित हैं। सरकार ने कहा हम इस नीति को समाप्त करते हैं। ठीक, हम इस नीति को समाप्त करते हैं। सरकार ने उद्योगों को आरक्षित करने की नीति को समाप्त कर दिया। आज के दिन में देखें तो सिर्फ दो ही उद्योग हैं जो सरकार के लिए आरक्षित हैं, एक है ठीक परमाणु ऊर्जा और दूसरा है रेलवे परिचालन, रेलवे ऑपरेशनल। रेलवे में पूरी रेलवे नहीं, पूरी रेलवे में प्राइवेट आ गया है। आज प्राइवेट सेक्टर पटरी बिछा रहा है, आज प्राइवेट सेक्टर डिब्बा बना रहा है, आज प्राइवेट सेक्टर ट्रेन के कुछ बनाकर दे रहा है, आज प्राइवेट सेक्टर स्टेशनों का विकास कर रहा है। लेकिन अभी भी रेल पटरियों पर दौड़ा ही सरकार रही है। रेलवे ऑपरेशनल, रेलवे परिचालन मतलब रेल चलाना, आज भी सरकार ही रेल चला रही है। 2025 में मोदी जी को आने दीजिए, फिर सरकार रेल नहीं चलाएगी। ठीक, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी हम प्राइवेट सेक्टर को आएंगे, दुनिया भर के निवेशक आएंगे। जैसे जापानी आए, भारत में मेट्रो चला रहे हैं, कितनी शानदार मेट्रो चला रहे हैं। दुनिया भर का प्राइवेट सेक्टर आएगा, हमारे यहाँ की प्राइवेट लोग, सबकी रेल होगी, या अडानी जी की रेल है, अंबानी जी की रेल है, टाटा जी की रेल है, अंबानी जी की रेल है। तुम लोग भी उद्योग व्यवसाय करोगे, बड़े आदमी बनोगे, एक दिन तुम लोगों की अपनी भी रेल होगी। पता चला मैं बूढ़ा होकर के कभी जा रहा हूँ, पता चला मैं अपनी किसी हैं। अब सिर्फ दो प्रकार के उद्योग रहेंगे, एक परमाणु ऊर्जा और एक रेलवे ऑपरेशनल। इन्हीं दो प्रकार के उद्योगों पर ही सरकार का आरक्षण रहेगा, इन्हीं दो प्रकार के उद्योगों पर ही सरकार का आरक्षण रहेगा। ठीक, तो निजीकरण के तहत दूसरा काम ये किया गया, पूरा का पूरा बेच देंगे। कहा कि जो घाटे में चल रहे उद्यम हैं इनको हम पूरा का पूरा क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, बेच देंगे। साथ साथ दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि हम विनिवेश करेंगे। विनिवेश का मतलब क्या होता है? देखो दो प्रकार होता है। सरकार ने कहा कि जो घाटे में चल रहे उद्यम है, मान लीजिए कोई घाटा में चल रहा उद्यम है, जैसे एयर इंडिया है, अभी सरकार ने बेचा है ना, एयर इंडिया है। कहा गया कि अगर ये घाटे में चल रहा है, ठीक, हम इसे पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देंगे, पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे, भैया हम घाटा नहीं उठाएंगे। जैसे एयर इंडिया थी, सरकार हर साल 8,000 करोड़ का घाटा होता था। सरकार ने कहा बताओ ये को पैसा कमा के नहीं दे रही है, 8,000 करोड़ हम ही दे रहे हैं। ठीक, 8,000 करोड़ हम ही दे रहे हैं। तो सरकार ने कहा जो भी घाटे में चलेंगे सबको बेचेंगे। इसके साथ सरकार कह रही है कि हम विनिवेश करेंगे। सरकार कह रही है हम विनिवेश कर रहे हैं। विनिवेश का मतलब सरकार ने कहा कि जो हमारे अन्य उद्यम हैं, जो घाटे में नहीं चल रहे हैं लेकिन बहुत प्रॉफिट में भी नहीं चल रहे हैं, इन उद्यमों का हम क्या करेंगे? अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।
यानी सरकार कह रही है कि चलो हम इन उद्यमों का 20%, 40% या 50% या 70% जो है, अर्थात सरकारी उपक्रम जितने हैं, जितने भी पीएसयूज हैं, सरकार कह रही है कि हमारे जितने भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन्हें कहा जाता है, सरकारी उद्यम कह रहा है घाटा में अगर गया तो पूरे बेचेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए घाटा में भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में भी नहीं है और प्रॉफिट कमा सकता है, तो सरकार कह रही है इसमें हम कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे, कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे और कुछ हिस्सा बेच देंगे। कुछ हिस्सा क्या करेंगे? कुछ हिस्सा सेल कर देंगे, बेच देंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जब सरकार अपने किसी उद्यम को पूरा का पूरा बेच दे तो कहा जाता है बेच दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिए। लेकिन सरकार जब किसी अपने सरकारी उपक्रम का कुछ हिस्सा बेच दे, अपने पास रख, इसे कहा जाता है सरकार निवेश कर, इसे कहा जाता है सरकार निवेश कर रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जो उद्यम घाटे में चलेंगे उसको हम पूरा का पूरा बेचेंगे, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जो उद्यम कम घाटे में चल रहे हैं, एकदम नो लॉस नो प्रॉफिट में है, उनका हम विनिवेश करेंगे, यानी उनमें हम अपनी हिस्सेदारी क्या करेंगे? कम करेंगे। तो सरकार ने कहा जितने हमारे पीएसयूज है जो नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट में है, लेकिन घाटा में नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं है और संभावनाएं भी है इनका ठीक से संचालन किया जाए तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो सरकार कह रही है इसको बेच देंगे। इसके साथ साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई गई। कहा गया कि सरकारी कंपनियों में सरकार ने चुनाव में ढेर सारा नौकरी देने के लिए, वादे के लिए भर भर के लोगों को रख लिया है। पता चला किसी उद्योग में जरूरत 2000 लोगों की है, उस उद्योग में काम कर रहे हैं 10,000 लोग। ठीक, सरकारी उद्योग है, चुनाव में सरकार गई उस एरिया में लोगों को खुश करने का भर्ती निकाल रहे हैं, 2000 लोगों की जरूरत है, उसमें रख लिए गए हैं 10,000 लोग। एक ही काम के लिए 6 लोग रखे गए हैं, सबकी तनख्वाह आ रही है, उत्पादन कुछ नहीं। सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई, नाम के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति थी, सरकार ने कहा भैया निकलो जाओ, हम इतने लोगों को नहीं रख सकते हैं, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या को कम किया गया। ये सब काम किए गए निजीकरण में। इसके बाद बात आती है वैश्वीकरण। इसके बाद बात आती है वैश्वीकरण में। बहुत देर से रुका, थोड़ा देख। इसके बाद आती है वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन की। तो आइए उदारीकरण समझ लिए, निजीकरण समझ लिए, अब हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण की। जब हम वैश्वीकरण की चर्चा करते हैं तो आइए सबसे पहले हम वैश्वीकरण के अर्थ समझते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जितने प्रतिबंध थे सबको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जितने प्रतिबंध थे सबको ठीक क्या कर दिया जाए? ठीक, समाप्त कर दिया। तो सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जितने भी प्रकार के हमने प्रतिबंध लगाए थे हम उनको समाप्त कर रहे हैं, भारत को दुनिया से आर्थिक रूप से जोड़ रहे हैं, इसी को वैश्वीकरण कहा। ठीक, इसके लिए गलत आ गया। इसके लिए सरकार ने कहा कि जो हम कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं उसे हम उन प्रतिबंधों को हम समाप्त कर रहे हैं। सरकार ने कहा कई वस्तुओं के आयात पर हम बहुत भारी शुल्क लगा दिए हैं ताकि वस्तुएं कम आयात हों, इन आयात शुल्क को भी हम कम कर रहे हैं। सरकार ने कहा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब तक नहीं था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है विदेशी कंपनियां भारत में आकर के उद्योग नहीं लगा सकती थी। जब कोई विदेशी व्यक्ति आपके देश में आकर के नए सिरे से उद्योग लगाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। सरकार ने कहा कि हम विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे हैं, यानी दुनिया के किसी भी देश की कोई भी कंपनी भारत में आकर के लगा सकती है। 1951 से लेकर 2016 तक धीरे धीरे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता गया, हर सेक्टर को खोला गया, रक्षा सेक्टर नहीं खोला गया था। 2016 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे देगी, यानी भारत के बाहर की विदेशी कंपनियां भारत में आकर के हथियार, वेपन सब निर्माण कर सकती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई कि मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, भारत में उद्योग लगाएंगी, व्यापार करेंगी, सिर्फ ये काम करेंगी। साथ साथ भारतीय कंपनियों को भी कहा गया कि आप भी विदेशों में जाकर के व्यापार कर सकते हो, यानी विदेशी कंपनियां ही नहीं भारत में आएंगी, भारतीय कंपनियां भी विदेशों में जाएंगी और विदेशों में व्यापार करेंगी, यानी दुनिया भर की कंपनियां भारत आ सकती हैं और भारत की कंपनियां भी दुनिया भर में जा सकती हैं। यह भी कहा गया कि भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से पैसा जुटा सकती हैं, यानी विदेशी बैंकों से कर्ज ले सकती हैं, विदेशी पूंजी बाजारों से पैसा ले सकती हैं। भारत व्यापारी जहां चाहे, जिस देश में चाहे, वहां से पैसा जुटाएं, ले आए, अपना उद्योग और व्यवसाय करें। आयात की लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। पहले सरकार कुछ लोगों को लाइसेंस देती है, आप ही आयात कर सकते थे, इसको समाप्त कर दिया गया कि जो चाहे जितना चाहे आयात करे। साथ साथ आयात और निर्यात शुल्क को अत्यधिक कम कर दिया गया। 1995 में भारत WTO का मेंबर बन गया, यानी वैश्विक व्यापार प्रणाली का हिस्सा बन गया। यही सब किया गया और इन्हीं सबको कहा गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक। अब आप लोग बताइए क्या यहां तक एकदम पूरा ठीक समझ में आ गई बात? उमंग बताए कि किसको क्या लिख रहा है? सहीबा खातून, सवेदा खातून, बोल बिटिया क्या है, क्या कर रही है सवेदा खातून? उमंग क्या कर रहे हो? ठीक, सब लोग बताओ इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, क्या लाया गया? ये तीनों बात समझ में आ गई बात? मुझे जल्दी जल्दी बताया जाए, मुझे जल्दी जल्दी बताया जाए। सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन तो ये आयात प्रतिबंध शुल्क आएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक चैप्टर पढ़ेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे भारत में आएंगी, भारत जाएंगे, सब आएगा। ठीक, विश्व व्यापार संगठन, मैं आपको आगे सब चैप्टर के रूप में पढ़ाऊंगा। ये एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा विश्व बैंक, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना, आएगा कर देना ही उदारीकरण का मतलब होता है। ठीक, अब तीनों शब्द का एक एक लाइन में मतलब समझ हैं। अर्थव्यवस्था के जितने क्षेत्र हैं सब में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश देना ही निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ ठीक
चेक कर, आज के पहले ऐसी इकॉनमी नहीं पढ़ी, ऐसी इकॉनमी से तुम ही लोग पढ़ते हो, हम ही पढ़ाते हैं। साक्षी कर रही है कि सर हम ही आपकी बेटी हैं। अच्छा बेटी, ठीक, हाँ समझ रही हो ना? सुधांशु कर बहुत पता चला मैं तुझे उठा ही ना पाऊँ तेरे को अपने। चल क्या बात सब डन, पक्का मस्त। पूरे भारत के सेवी, चलो कहते हैं पब्लिक सेक्टर। समझ गया पवन? समझ गया? पवन भी पूछ रहा है लेफ्टिनेंट पवन, सारी कंपनियां हैं उन्हें ही क्योंकि एक हल्की सी समीक्षा कर, थल्ले वाले सुधार नहीं, समाधान करते हैं भारत 1991 से आज तक, इसमें एक हल्की सी समीक्षा करेंगे। समझ में आ गया बात? थोड़ी सी। एक कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो पढ़ाया है गुस्सा के कर रही है, इतनी देर से बोल रही है, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया उसको थोड़ा समझा दीजिए। एक कह रही है कि मेरा भी कमेंट देख ली, ममता क्या करे सर, मुझे हिंदी मीडियम से फर्स्ट रैंक, वाह ममता बिटिया, ऐसा कर दो तब तो मेरा सीना गर्व से। समझ में आ गई बात ना? लास्ट लाइन एक बार पढ़ दें। ये भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। देखो एक संस्थान है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देने का संस्थान। मैं कह रहा हूं इसको मैं बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा आगे, ठीक ना? अगर विस्तार से नहीं पढ़ाना होता तभी समझाता, ठीक ना? तो भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने का मतलब होता है कि आप पूरी दुनिया की व्यापार प्रणाली में शामिल हो गए, आपने ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार कर लिया, ठीक। एक पूछ रहा है ब्लॉक क्यों करते हो सर? मैं ब्लॉक नहीं करता हूं, मैंने आज तक अपना कोई विद्यार्थी ने ब्लॉक किया ना ब्लॉक कर। वो टीम बैठ करके आपकी क्लास देखती है जब आप लोग बदमाशी करते हैं, माध्यम से कोई भी व्यक्ति सिलेक्शन ले सकता है, बस वो यूपीएससी लेवल की उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये बात तो रही। अब हम बात करते हैं इन उदारीकरण ने थोड़ा सा एक समीक्षा करते हैं, क्या दिया, क्या लिया, क्या पाया हमने, क्या खोया, क्या इसके सकारात्मक पक्ष रहे, क्या इसके नकारात्मक, ठीक। समझ में आ गई बात? आइए बताते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि चलो भैया सरकार ने उदारीकरण स्वीकार किया तो इसका विकास और प्रति व्यक्ति आय पर क्या फर्क पड़ा, ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम पर क्या फर्क पड़ा। सबसे पहली बात तो यही देखनी चाहिए, ठीक। सबसे पहली बात तो यही देखनी चाहिए, ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम पर क्या फर्क पड़ा। समझ में आ गई बात? तो देखो समीक्षा करते हैं। यदि हम देखें कि स्वतंत्रता के पहले के 3 दशक, आजादी के पहले के 3 दशक 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक, यानी 30 साल तक इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट औसत 3.5% ही रही। यानी 90 के पहले और 90 के बाद, 3 क्या 4 दशक ले लो, 90 के पहले आजादी से लेकर के 90 तक जो एवरेज ग्रोथ रेट है, जो औसत वृद्धि दर थी, वो 3.5% थी। अब बड़ी अपमानजनक है, जो विदेशी अर्थशास्त्री हैं ये मजाक भी उड़ाते थे, वो मजाक भी उड़ाते थे। मैं बेटा बताता हूं, अभी कुछ बात करनी है, बताता हूं, सुनना। 1951 से लेकर के 1990 तक की अगर औसत निकाला जाए तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी? 3.5%। 3.5%। इस 3.5% के ग्रोथ रेट को जो विदेशी अर्थशास्त्री थे मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये हिंदू ग्रोथ रेट है, कहते थे ये हिंदू ग्रोथ रेट है, ये हिंदू ग्रोथ रेट है। अखबारों में समीक्षा ली जाती थी, व्यंग करते थे, ये हिंदू ग्रोथ रेट है। उनके कहने का मतलब था कि भारतीयों की औकात ही नहीं है कि ऐसी अर्थव्यवस्था बनाए जो 3.5% से ज्यादा की ग्रोथ रेट। कहते थे ये 3.5% पूरी दुनिया में बदनाम हो गया था, 3.5, व्यंग में मजाक में कहते थे कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। कहते थे भारतीयों की औकात ही नहीं 3.5% से ज्यादा का ग्रोथ रेट ले आए। हंसते थे, लिखते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद के भारत ने उनके मुंह पर कस के तमाचा मारा, और कोरोना के बाद के भारत ने तो उनके मुंह पर कस के तमाचा ही नहीं मारा, जूता निकाल के मारा। क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, तो तमंचे वाली अर्थव्यवस्थाएं जो कहती थी हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है हम लड़खड़ा नहीं सकते, उनको भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखा दिया कि देखो देखो जापान, देखो अमेरिका, देखो यूरोप, देखो फ्रांस, तुम लड़खड़ाए, हिंदुस्तान नहीं लड़खड़ा। और इसकी वजह थी 1991 के सुधार ने पिछले 20-30 साल में हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधियां इतनी जनरेट कर दी है, पैसा इतना जनरेट कर दिया है, हमारी इकोनॉमी के इंडिविजुअल हैंड इतने मजबूत हो चुके हैं, जो लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, निगेटिव ग्रोथ में चली गई, मंदी में चली गई। कई लोग तो अभी नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था ने कोरोना को मात भी दिया, हमारी अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर भी निकली, और हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेज गति से आफ्टर कोविड बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। समझ में आ गई बात? यानी ग्रोथ हुआ है, इसके मूल में आर्थिक सुधार थे, ठीक। अगर हमको दिखता है कि सुधारों के पहले जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 3.5% है, लेकिन सुधारों के बाद की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7% है। कितनी है? 7%। इसका मतलब सुधारों ने काम किया, हमने एक बेहतर ग्रोथ रेट हासिल की। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें सुधारों के पहले की बात करें, 91 की पहले की बात करें, 91 तक की बात करें, आजादी से लेकर के 1991 की यात्रा करें, तो जब हम 1991 की इकोनॉमी को देखते हैं तो 1991 में हमारी इकोनॉमी $300 बिलियन की थी। 1991 की बात करें जब सुधार अभी लागू होने वाले थे, अभी लागू नहीं हुए थे, तो 1991 में हमारी इकोनॉमी $300 बिलियन की थी। लेकिन सुधारों के बाद तकरीबन ये 10 गुना बढ़ी,
2021 के आंकड़े कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 2021 में जाकर के $3 ट्रिलियन की हो गई थी। अब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास खड़े हैं। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और तीसरी के लिए हमने यात्रा शुरू कर दी है। बहुत जल्दी हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था चल रहा है, शानदार चल रहा है। रहने दो भाई। ठीक, समझ में आ गई बात? $300 बिलियन से हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़े हैं। 5वीं तो हम बन चुके हैं। इसके पीछे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म खड़े हैं, हमारे आर्थिक सुधार खड़े हैं। ठीक, अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें, अब ये जीडीपी क्या है कुछ लोग पूछ रहे हैं, सब चैप्टर आएगा और बहुत छोटी चीज है, जिसको नहीं पता थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं पढ़ाऊंगा जीडीपी चैप्टर तभी बात करूंगा, ठीक ना? कीर्ति पूछ रहे हैं सर जीडीपी क्या है? अभी बस जीडीपी जान ले बेटा। एक देश एक साल में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है बेटा, उसे ही जीडीपी कहते हैं। कोई देश एक साल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उनके मौद्रिक मूल्य को अर्थात जितने पैसे की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसे उस देश की जीडीपी कहते हैं। मान लीजिए भारत यदि एक साल में 100 रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे, तो हम कहेंगे कि भारत की जीडीपी कितनी की है? 100 रुपए। ठीक ना? बाकी जब जीडीपी समझाएंगे तो बात की जाएगी। तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, थर्ड की ओर है, थर्ड की ओर है, और इसका श्रेय सुधारों को जाना चाहिए। ठीक, यदि हम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, पर कैपिटा जीडी का मतलब होता है देश की टोटल जीडीपी में जनसंख्या से भाग दे देना। तो जब दो देश की टोटल जीडीपी में जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो पता चल जाता है एक एक व्यक्ति के हिस्से की जीडीपी कितनी। मान लीजिए इस देश की जनसंख्या, मान लीजिए इस देश की जीडीपी 100 रुपए, तो 100 रुपए की हो, और इस देश की जनसंख्या 50 हो, तो 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 रुपया पर कैपिटा जीडीपी निकलेगी, पर व्यक्ति के हिस्से की जीडीपी। समझ में आ गई बात नहीं? ठीक, ठीक। अगर हम तुलना करें तो सुधारों के पहले 1991 के आंकड़े से तुलना करेंगे, 1991 में $300 प्रति व्यक्ति जीडीपी थी। लेकिन 2021 में जो आंकड़े प्रकाशित हुए, ये सब 2021 के आंकड़े उसी समय प्रकाशित हुए थे। 2021 तक ही आते आते हमारी पर कैपिटा जीडीपी 6 गुना बढ़ गई थी, $2000 से ऊपर चल गई। आज हम $2000 से ऊपर हैं। यानी सुधारों के कारण भारत के प्रति व्यक्ति के हिस्से में तकरीबन 6 गुना विकास आया। ठीक, समझ में आ गई बात? और एक बात जान लेना, इस दौर में जनसंख्या में भी बहुत तेज वृद्धि हुई है। यदि जनसंख्या में तेज वृद्धि नहीं होती तो प्रति व्यक्ति जीडीपी हमारी और भी बढ़ गई होती। ये सुधारों का परिणाम है। ठीक, समझ में आ गई बात? लेकिन ठीक, ये सुधारों का परिणाम है। एक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। रूरल इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो पिछले 30 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी कई परिवर्तन हुए, गांव की अर्थव्यवस्था में भी कई परिवर्तन हुए। जैसे गैर कृषि क्षेत्रों का विविधीकरण हुआ है। मतलब पहले गांव में क्या था, या तो खेती किसानी थी, या बहुत होता था तो पशुपालन हो जाता था, यही तो होता था, डेयरी लोग खोल लेते हैं। लेकिन गौर से देखिएगा आपके आसपास अब गांव में भी कई प्रकार के, गांव के आसपास, गांव के कस्बे में भी कई प्रकार के व्यवसाय होने लगे। कोई मोबाइल बनाने की दुकान खोल करके बैठ गया, कोई टीवी बनाने की दुकान खोल करके बैठ गया, कोई बेकरी खोल लिया है, समझ रहा बात को, कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल लिया है। इसका मतलब ठीक, समझ रहा बात को? आज मेरे विद्यार्थियों का कमिटमेंट देख करके मेरा सीना एकदम गदगद है, खुल गया। वाह, शाबाश रे मेरे शेरों। हर कोई संकल्प ऐसे ले, जिस दिन तुम लोग यूपीएससी में रैंक ला दोगे ना, उसी से मैं पूरा भरतनाट्यम कर दूंगा। समझ गए? ठीक, कृष्णा ममता सब समझ गए ना? सब लोग रैंक के लिए लड़ो, और जो लड़ता है वही पाता है, जो नहीं लड़ता है वह उतना ही पाता है जितना लड़ने वाले छोड़ देते। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं। रैंक लाने के लिए हमसे यदि हमारे प्राण मांग लोगे तो वो भी दे देंगे। तुम लोग खूब लड़ो, ठीक ना? कशिश क्या बोल रहा है? अच्छा, कशिश कुछ कहना चाहता है, बोल कशिश। समझ गए ना बेटा लोग? हाँ, तो आ जाओ, बात करते हैं। और जीडीपी में परेशान मत होइए, जब आएंगे जीडीपी चैप्टर में, जैसे हर चैप्टर खोल के पिला दे रहा है, जीडीपी भी पिला देंगे। तो हम बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहले क्या था? सिर्फ कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। बहुत होता था तो पशुपालन, पशुपालन भी कृषि अर्थव्यवस्था में आता है। लेकिन आप खुद देखिए, अपने आसपास के कस्बा देखिए ना, अपने आसपास का गांव देखिए, अपने आसपास का शहर देखिए, गैर कृषि क्षेत्रों का व्यवसायीकरण, विविधीकरण हुआ है। यानी ढेर सारे ऐसे उद्योग धंधे खुले हैं जो कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ठीक शामिल। समझ में आ गई बात? तो गैर कृषि क्षेत्रों का विविधीकरण हुआ है। एक बात और देखा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 2004 के बाद सर्विस सेक्टर का तेजी से विकास होने लगा। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सर्विस सेक्टर, अब गांव के लोग भी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, गांव के लोग भी एजुकेशन सेक्टर में तेजी से, गांव के आसपास मान लीजिए 4 प्राइवेट स्कूल ही खुल गए, तो 4 प्राइवेट स्कूल में गांव के लोग जा रहे हैं, गांव के लोग भी अब मनोरंजन में काम कर रहे हैं, पार्लर में काम कर रहे हैं। अर्थात सर्विस सेक्टर का की पहचान जो सिर्फ शहर हुआ करते थे, महानगर हुआ करते थे, अब सर्विस सेक्टर ग्रामीण क्षेत्र जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया? सर्विस सेक्टर भी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आ जा रहा है, सेवा क्षेत्र गांव आ रहा है। प्रधानमंत्री सरकार के ने प्राइवेटाइजेशन किया, पैसा आया, सरकार ने कहा कि हम गांव में सड़कें बनाएंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान दिया है। सड़कें गांव तक पहुंची हैं, पक्की सड़कें बनी हैं, और याद रखिए गांव तक जब सड़क पहुंचती है तो अपने साथ उद्योग लेके जाती है, व्यवसाय लेके जाती है, काम धंधे लेकर के जाती है, तरक्की लेकर के, खाली लेकर के। गांव की तटस्थता को शहर से
आप गौर से देखिएगा, आपकी आंख के सामने बहुत तेजी से गांव में पक्की सड़कें बनी है। ये पक्की सड़कें क्यों बनी? क्योंकि आर्थिक उदारीकरण के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज का विस्तार हुआ, सरकार को टैक्स खूब मिला, तो सरकार ने पक्की सड़कें बनाई। समझ में आ रही बात? ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक। तो गांव में सड़कों के कारण विकास पहुंचा और इसका परिणाम हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में 7.45% की वृद्धि दे दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में 7.45 की वृद्धि दे दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद हमको दिखता है कि ग्रामीण रोजगार में 2004-5 के बाद ही गिरावट आई है। इन सभी तरक्की के बावजूद, इन सभी उपलब्धियों के बाद हमको दिखता है कि जो हमारे गांव का रोजगार है, 2004-5 के बाद इस ग्रामीण रोजगार में गिरावट आई। ठीक, इस ग्रामीण रोजगार में गिरावट आई है। तो आखिर ग्रामीण रोजगार में गिरावट के कारण क्या है? जितना रोजगार गांव में खुलना चाहिए था, उतने रोजगार गांव में खुल नहीं पाए। इसकी वजह क्या है? ठीक, इसकी वजह क्या है? जितना रोजगार गांव में खुलना चाहिए था, उतना रोजगार गांव में खुल नहीं पाए। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह की ओर हम जाएं तो थोड़ी सी वजह देखनी पड़ी। देखो, 1991 के पहले क्या होता था? सरकार प्रोत्साहन देती थी उद्योगपतियों से, कहती थी कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार या उद्योग खोलोगे तो हम आपको काफी छूट रियायत देंगे। लेकिन 1991 के सुधारों के बाद सरकार ने कह दिया, देखो भाई, तुम्हारा मन करे तो शहर में रोजगार करो या गांव में रोजगार करो, विकसित क्षेत्रों में करो, पिछड़े क्षेत्रों में करो, हम तुम्हें कोई प्रोत्साहन नहीं देंगे, तुम अपने लाभ के लिए जगह चुन लो। ठीक, बिमलेश क्या कर रहा है? बिमलेश, क्या सवाल है तुम्हारा भाई? बता बेटा। तो ये पूछ रहा उद्योग का मतलब क्या होता है? मारूंगा। उद्योग का मतलब क्या होता है? उद्योग का मतलब कंपनी होती है, उद्योग होता है। किसी को ये बताना पड़ेगा उद्योग का मतलब क्या होता है। बता बेटा। ममता क्या पूछ रहे? किसी का कोई सवाल है क्या? बताओ आप लोग। किसी का ना कुछ? चलो ठीक है। समझना। अर्थात कुल मिलाजुला करके बात यह हुई कि एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ी है, एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण हुआ है, एक तरफ गांव में सुविधाएं पहुंची हैं, एक तरफ गांव में काम धंधे पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी जिस तुलना में गांव में रोजगार उत्पन्न होने चाहिए थे, उसके उतनी तुलना में गांव में रोजगार नहीं उत्पन्न हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांव में रोजगार उत्पन्न नहीं हुए, गांव में रोजगार उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जितनी तेज गांव में डेवलपमेंट हुआ है, उतना तेज रोजगार नहीं उत्पन्न हुए। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर किसी गांव में 100 लोगों को काम मिलना चाहिए था, तो 40 लोगों को ही मिल पाए। 40 लोगों को ही मिल पाए। समझना बात को? यानी जितना होना था उतना नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह है, इसका कारण है, वजह यह है कि 1991 के पहले कई उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जाने पर प्रोत्साहन मिलता था। सुधारों ने उन प्रोत्साहन को रोक दिया, सुधारों ने इन उपायों को, इन प्रोत्साहनों को वापस ले लिया। इससे इसका परिणाम हुआ, जो उद्योग थे वे विकसित शहरों के ही आसपास स्थापित होने लगे, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग जाना बंद हो गए, इसलिए पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी कम हो गया। अगर हम देखें, ठीक, कि पहले बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कम इनकम वाले क्षेत्रों में कुटीर उद्योग खूब हुआ करते थे। ठीक, और ज्यादातर जो कुटीर उद्योग होते थे वो कपड़ा क्षेत्र से ठीक संबंधित थे। यानी अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, ये जो कम आय और अधिक जनसंख्या वाले राज्य है बिहार और उत्तर प्रदेश, इनकम कम है, पॉपुलेशन अधिक है, यहां कुटीर उद्योगों का विकास हुआ था 1991 के पहले। ठीक, और विशेष करके जो ये कुटीर उद्योग थे, ये कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र से संबंधित थे। कपड़ा बुनते थे हाथ से, ठीक, हैंडलूम हाथ से चलाते थे और उससे कपड़ा बुनते थे, बड़ी भारी मात्रा में रोजगार मिला हुआ था। हुआ कुछ यूं कि जब उदारीकरण हुआ, भारत का बाजार जब खोला गया, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कपड़ा व्यवसाय में उतर गई और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात में आई, सूरत में आई, अहमदाबाद में आई, यहां उन लोगों ने बड़ी बड़ी कपड़ा मिल लगा ली। अब जब बड़ी बड़ी कपड़ा मिल लगा ली तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, पैसा था, उनके कपड़े में फिनिशिंग भी अच्छी होने लगी, उनके कपड़े सस्ते भी हो गए। उसकी तुलना में हमारे यूपी बिहार में जो हथकरघा के कपड़े बनते थे उसमें वो फिनिशिंग भी नहीं थी, वो फैशन भी नहीं था, उनकी तुलना में महंगे होते थे। धीरे धीरे लोगों ने हथकरघा के बने कपड़े खोलना छोड़ दिया, यानी हथकरघा से बने हुए कपड़े मार्केट से बाहर आ गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े मार्केट में छा गए। हथकरघा वाला कपड़ा जो 500 का मिलता था, 800 का मिलता था, कंपनियों ने वैसा ही टी शर्ट, वैसा ही पैंट, वैसा ही कपड़ा एकदम फिनिशिंग कलर वाला उतार करके मार्केट में रह गया। इससे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हथकरघा उद्योग था पूरी तरह बर्बाद हो गया, मार्केट से पिट गया। उसे उत्तर प्रदेश और बिहार के हथकरघा क्षेत्र में काम करने वाले, कपड़ा क्षेत्र में काम करने वाले ट्रेनों में भर भर करके सूरत, अहमदाबाद इत्यादि की मिलों में मजदूरी करने चले। वो किसान जो अपने खेत का मालिक था, वो किसान जो अपने खलिहान का मालिक था, वो किसान जो अपने हथकरघे का मालिक था, वो किसान जो खुद का व्यापारी था, बुनता था, बेचता था, उसने अपना घर छोड़ा, गांव छोड़ा, खेत छोड़ा, खलिहान छोड़ा और बड़े शहर में जाकर के किसी बड़े उद्योग में, किसी विदेशी उद्योग में मजदूर बने। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। समझ में आ गई बात? एक गीत उसमें बड़ा लोकप्रिय हुआ था, विवाह करके जो महिलाएं आती थी, शादी करके आए, पति कपड़ा मिल में कमाने चला गया, तो देखो प्रति गीत भी प्रतीक रहते, कैसे गया? तो ट्रेन में बैठ के गया। तो ये गीत मैं सुना था, कुछ रेलिया इसे करके था, बता रहा तुम लोगों को। हाँ, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। एक लड़की है, एक महिला है जो शादी करके आती है, लेकिन जो अपने ससुराल आती है, क्यों उसका पति रेल में बैठ करके किसी कपड़ा मिल में मजदूरी करने जाए। उसको लगता है, उसके भाव है, देखो अर्थव्यवस्था ही कैसे सब कुछ को तय करती है, उसका भाव है कि ये सबसे दुश्मन हमारी तो रेल ही है, यही हमारे पति को लेकर के चले। ठीक, यानी जो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो बड़ी आबादी ग्रामीण थी वो धीरे धीरे बेरोजगार। ठीक है, ये बेरोजगारी के ठीक कारण है। 2000 के बाद सरकार ने एक और नीति अपनाई। 2000 के बाद सरकार ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर और कॉरिडोर का विकास करना शुरू किया। इंडस्ट्रियल क्लस्टर का मतलब हम बताएंगे। इंडस्ट्रियल क्लस्टर का मतलब होता है एक ही जगह एक उद्योग से जुड़ी सभी वस्तुओं को स्थापित कर देना। जैसे मान लो कपास का एक ही जगह पर एक बड़ा सा बाउंड्री वाल बना दिया जाएगा, इसमें कपास आएगा तो पहले कपास से बीज निकाले जाएंगे, एक कंपनी वही है, उसके पड़ोस में उस कपास से धागे बनने वाली फैक्ट्री लगी है, उसके पड़ोस में उस धागे को कलर करने वाली लगी है, उसके पड़ोस में उस धागे से कपड़ा बनाने वाली लगी है, उसके पड़ोस में एक ही बाउंड्री के अंदर
धागे से जो कपड़ा बन रहा है उस कपड़े को सिलने वाली लगी है, उससे पैंट सिला जा रहा है, शर्ट सिला रहा है, उसके बगल में फैशन सेंटर भी है, उसके बगल में बैंक है, उसके बगल में कर्मचारियों का आवास है। यानी किसी उद्योग के उत्पादन से जुड़ी जितनी जरूरत चीजें होती हैं सबको एक ही बाउंड्री वाल के अंदर कर दिया जाता है। इसे क्लस्टर कहा जाता है। तो 2000 के बाद भारत क्लस्टर आधारित विकास की ओर आगे बढ़ा और ये क्लस्टर अधिकतर बड़े महानगरों के आसपास ही स्थापित किए गए, क्योंकि क्लस्टरों में अधिकतर निवेश भारत के बाहर के उद्योगपतियों का था। तो जब वो निवेश करेंगे तो बड़े महानगरों के आसपास ही करेंगे। भारत के भी उद्योगपति निवेश करेंगे तो महानगरों के आसपास ही करेंगे, क्योंकि वहां स्किल सेंटर, फैशन सेंटर, सारी चीजें खोलना आसान रहता है, कनेक्टिविटी रहती है। तो 2000 के बाद क्लस्टर सेक्टर की ओर विकास गया। 2000 के बाद ही धीरे धीरे भारत कॉरिडोर मॉडल की ओर चलने लगा और अभी तो बहुत तेज कॉरिडोर बनाने लगा। भारत ने अभी अपना पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बना है, अभी अभी कंप्लीट किया है। बहुत तेजी से इस कॉरिडोर का काम कंप्लीट किया। कॉरिडोर का मतलब होता है वो सड़कें, चौड़ी सड़कें, मालगाड़ियां खूब चलती हैं और उन्हीं सड़कों वो सड़कें हर शहर को छूते जाएगी, हर प्रदेश को छूते जाएगी, विशेष करके उत्पादन के क्षेत्रों को छूते जाएगी और बंदरगाह से जुड़ी होंगी। सामान बनाइए विदेश ले जाइए, विदेश से सामान बनाइए यहाँ लाइए, ताकि सामानों का रफ्तार तेज हो। अब ये कॉरिडोर भी बड़े महानगरों से ही छू करके गए हैं, उत्पादन के केंद्रों को ही छू करके गए हैं। यानी 2000 के बाद जो भारत क्लस्टर और कॉरिडोर मॉडल को लेकर के आया, ये भी शहरों के आसपास ही बने, तो रोजगार इन क्लस्टरों और कॉरिडोरों में ही उत्पन्न हुआ। गांव में रोजगार उत्पन्न नहीं हो पाया, ये भी ग्रामीण रोजगार की एक बड़ी वजह है। साथ ही साथ इन आर्थिक सुधारों ने एक तरफ देश का विकास किया तो दूसरी तरफ देश में आर्थिक असंतुलन भी लाया, आर्थिक असमानता भी लाई। क्या जो आर्थिक असमानता थी वह कई प्रकार की थी। और ठीक समझना, दिखता है ये कि जो आर्थिक असमानता आई, ठीक, वह असमानता पर कैपिटा इनकम के आधार पर आई, स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर आई, शिशु मृत्यु दर के आधार पर आई, मातृ मृत्यु दर के आधार पर आई, साक्षरता दर के आधार पर आई, औद्योगिकरण के आधार पर आई। यानी कुछ क्षेत्रों में, कुछ प्रदेशों में औद्योगिकरण तीव्र हुआ, कुछ जहां औद्योगिकरण तीव्र हुआ, पैसा आया, वहां की लिटरेसी दर बहुत बढ़ी। जिन जिन राज्यों में औद्योगिकरण तीव्र हुआ, जिन जिन राज्यों में साक्षरता दर तेजी से बढ़ी, उन राज्यों में मातृ मृत्यु दर कम हुआ, उन राज्यों में शिशु मृत्यु दर कम हुआ, उन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर विकास हुआ, उन राज्यों में पर कैपिटा इनकम बढ़ा। लेकिन जिन राज्यों में औद्योगिकरण नहीं हो पाया, साक्षरता नहीं बढ़ पाई, उन राज्यों में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, ये सब बढ़ गया और भारत के भीतर विभिन्न राज्यों में भारी असमानता, विभिन्न राज्यों में भारी असमानता आ गई। अब कहोगे जो विभिन्न राज्यों में भारी असमानता आई, इसकी वजह क्या थी? इसकी एक वजह तो ऐतिहासिक थी। इतिहास के दौर में ब्रिटिश काल में ही कुछ राज्यों का भारी विकास हुआ, कुछ राज्यों का कम हुआ। आजादी के बाद भी कुछ राज्यों का ठीक ठाक विकास हुआ, कुछ का नहीं हो पाया। दूसरी कारण थी प्राकृतिक संसाधनों की बंदोबस्ती, प्राकृतिक संसाधनों का ठीक से बंटवारा नहीं हुआ। झारखंड से हमने कोयला लिया, छत्तीसगढ़ से कोयला लिया, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लोहा लिया और उन सभी उनके उस कोयले और लोहे का इस्तेमाल हमने दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को बनाने में कर दिया। जिसकी जंगल, जिसकी जमीन से कोयला लोहा निकला, वो बेचारा झोपड़ी में ही रह गया, झोपड़ी में रह गया, गरीब ही रह गया। कुछ कारण भौगोलिक भी है कि देश के कई हिस्सों में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाना, पहुंच में, ठीक, पहुंचने में दिक्कत होती है, वो भी पिछड़े रह गए। कुछ हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आई या पंचवर्षीय योजनाएं विफल रही ढेर सारे क्षेत्रों का विकास करने में। इसके कारण देश में असमानता तो थी ही, आर्थिक उदारीकरण ने इस असमानता को बढ़ा दिया। है क्या कि 1991 के जो रिफॉर्म आए, उन रिफॉर्म के समय देश में कई असमानता थी और उस असमानता का दोष रिफॉर्मों को नहीं देना चाहिए। उस असमानता के कारण ऐतिहासिक थे, उस असमानता का कारण प्राकृतिक संसाधनों की खराब बंदोबस्ती थी, उस असमानता की वजह भौगोलिक था, उस असमानता की वजह योजनाओं की विफलता थी। तो 1990 तक आते जाते, 91 तक आते जाते भारी असमानता तो थी ही, भारी असमानता तो थी ही। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्मों को असमानता विरासत में मिली और 1991 के रिफॉर्मों से असमानता और बढ़ गई। आप कहोगे कैसे बढ़ गई? तो दरअसल हुआ ये कि जब 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म ला दिए गए, प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा क्षेत्र खोल दिया गया, चाहे देश का प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे विदेश का प्राइवेट सेक्टर हो, सबके लिए निवेश आसान हो गया। तो देखा गया कि जिन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर था, यानी सड़कें, पुल, रेलवे, बंदरगाह, ये सब पहले से बेहतर थे, जिन राज्यों में गुड गवर्नेंस थी, यानी अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन, अच्छा सुशासन था, जिन राज्यों में हायर सोशल डेवलपमेंट था, यानी स्वास्थ्य शिक्षा की बेहतर स्थिति थी, जिन राज्यों में ठीक स्किल्ड लेबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, देखा गया कि इन राज्यों में तेजी से प्राइवेट सेक्टर ने निवेश किया। इन राज्यों ने प्राइवेट सेक्टर ने तेजी से निवेश किया। जहां शांति थी, गुंडागर्दी नहीं थी, जहां दंगे नहीं थे, जहां कर्फ्यू नहीं थी, जहां बेहतर शासन प्रशासन चल रहा था, जहां जिन राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर था, जहां पुल, रेलवे, बंदरगाह इत्यादि बेहतर थे, बिजली बेहतर थी, जहां के लिटरेसी दर ज्यादा थी, जहां स्किल्ड लेबर उपलब्ध था, प्राइवेट सेक्टर चाहे देश का आया चाहे विदेश का आया, वह इन स्टेट में उन्होंने ज्यादा निवेश किया। और जब इन स्टेट में ज्यादा निवेश किया, पहले से तो बेहतर ही थे, 1991 के सुधारों के बाद इनको ज्यादा इन्वेस्ट मिला, तो इन राज्यों का तेजी से विकास हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, ये सब राज्य थे जो पहले से तो ठीक ठाक थे, गुड गवर्नेंस इनका काम चल रही थी, इंफ्रा भी ठीक ठाक था, हेल्थ एजुकेशन की स्थिति भी ठीक थी, स्किल लेबर भी ठीक ठाक थे। सबसे बड़ी चीज थी यहाँ गवर्नेंस बहुत बेहतर था। ये पहले से तो थोड़े आगे ही थे। प्राइवेट सेक्टर ने इन्हीं राज्यों में भर भर करके निवेश किया क्योंकि उनके अनुकूल माहौल यहाँ था। ये राज्य विकास की प्रक्रिया में आगे निकल गए। दूसरी तरफ जिन राज्यों में ऐसा नहीं था, यानी जो राज्य में इंफ्रा बेहतर नहीं था, शासन प्रशासन सख्त नहीं था, जहां लिटरेसी दर कम थी, स्किल लेबर अवेलेबल नहीं थे, उन राज्यों में निवेश कम आया, इन्वेस्टर रुचि नहीं दिखे। सुधारों के बाद ये राज्य पिछड़ते चले गए। जैसे इसमें असम तेजी से पिछड़ा, बिहार तेजी से पिछड़ा, उत्तर प्रदेश तेजी से पिछड़ा, मध्य प्रदेश तेजी से पिछड़ा, ठीक, और एक असमानता आ गई। अब इनमें सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश अभी परफॉर्म कर रहा है, जहां भी इन्वेस्टर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाजुला करके भारत के ये राज्य पिछड़ गए, वो राज्य आगे बढ़ गए और इससे आर्थिक सुधारों के बाद राज्य के स्तर पर पिछले 30 सालों की बात हम करें तो आर्थिक असंतुलन बढ़ गया है। कुछ राज्य काफी विकसित हो गए हैं, कुछ राज्य काफी पिछड़े हो गए। यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बताओ भाई लोग, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? अभी यूपी बहुत बढ़िया काम कर रहा है आर्थिक मामले में, सबसे शानदार परफॉर्मेंस अभी यूपी कर रहा है। बिहार ही नहीं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़िया कर पा रहा है। तुम लोग बिहार सुधारो। क्लियर है?
या प्रयागराज से एक बिटिया है। प्रयागराज तो अभी मैं गया था कुछ दिन पहले। बताओ आप लोग। सौम्या मिश्रा याद हो गया, ममता बेटी बताओ, क्लियर हो गया, विकास, साक्षी, कौन चौरसिया, अयूब हो गया, कल्पना, चलो चलो। अब थोड़ी देखते हैं कि आखिर इन आर्थिक सुधारों का गरीबी पर असर क्या पड़ा। देखते हैं इन आर्थिक सुधारों का गरीबी पर असर क्या पड़ा, थोड़ा गरीबी को लेकर के मूल्यांकन करते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप विकास तेजी से हुआ। और याद रखना, विकास ही गरीबी का अपने आप में एक उपाय है। गरीबी का जो सबसे बड़ा सबसे सशक्त उपाय है वो है डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट कीजिए, गरीबी दूर होगी। हमको दिखता है कि आर्थिक सुधारों के बाद डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, इससे गरीबी दूर हुई। क्योंकि जो विकास हुआ, सरकार के पास पैसा आया, तो सरकार ने उस पैसे से ही ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की, अर्थात गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने शुरू हुए, गांव में चिकित्सा सुविधाएं पहुंची। उन पैसे से ही गांव सरकार ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, प्राइमरी एजुकेशन आगे बढ़ा। उस पैसे से ही मनरेगा लाई गई, ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया गया। उन पैसे से ही खाद्य सुरक्षा का कानून आया, ताकि लोगों तक अधिकार के रूप में अनाज पहुंचाया गया, खाद्यान्न पहुंचाया गया। ये सब हुआ, ये इबारतें विकास की लिखी गई, इसीलिए लिखा गया क्योंकि सरकार के पास पैसा आया। सरकार के पास पैसा इसलिए आया क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद तेजी से सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा, विकास बढ़ा, उद्योग बढ़ा, सेवाएं बढ़ी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। ठीक, और गरीबी कम हुई। ठीक, तो इन सबका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये निकला कि भारत गरीबी में कमी की उच्चतम दर वाले देश के रूप में उभरा। भारत गरीबी में कमी की उच्चतम दर वाले देश के रूप में उभरा। एक आंकड़ा है जो 2019 में आया था, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आंकड़ा है। यह आंकड़ा कहता है कि 2006 से लेकर के 2016 के बीच तकरीबन 271 मिलियन नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला गया। इस दौर में सर्वाधिक गरीबी से बाहर निकलने वाले लोग इंडिया के ही थे। सर्वाधिक इस दौर में सर्वाधिक गरीबी से बाहर निकलने वाले लोग इंडिया के ही थे। यानी भारत ने तेजी से अपने गरीबों को गरीबी के बाहर निकाला है। ठीक, अगर हम तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को आधार बनाएं तो तेंदुलकर समिति एक बनी थी गरीबी के मामले में। तेंदुलकर समिति ने कहा था 2011-12 में 21.92% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। तेंदुलकर समिति के आंकड़े जो सबसे प्रभावी समिति है, तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में आंकड़ा दिया था और कहा था कि भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी में जी रही है। ये आंकड़ा भी भयावह है कि 21.9% लोग हमारे यहाँ गरीब हैं। लेकिन जब इस आंकड़े की तुलना हम 1993-94 से करते हैं, जब एकदम अभी आर्थिक सुधार शुरू हुए थे, तो 1993-94 की बात करते हैं तो भारत में गरीबी 45% थी। अभी 91 में सुधार आया था, 94 का आंकड़ा है, भारत में गरीबी 45% थी। 91 में आया था, तुरंत प्रभाव तो फैला नहीं था। यानी हम कह सकते हैं कि तकरीबन सुधारों के पहले भारत में गरीबी 40 से 45% थी। सुधारों के 20 साल में ही भारत में गरीबी आधी हो गई। यानी सुधारों ने गरीबी को बहुत तेजी से कम किया। 2004 से 11 के दौरान भारत में गरीबी बहुत ही तेजी से कम हुई, सबसे तेजी से कम हुई। और इसका कारण क्या था कि भारत ने इस दौर में गरीबी हटाने के लिए अधिकार आधारित पहल की थी। और भारत ये पहल किस लिए कर पाया? क्योंकि सुधारों के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ने भारत सरकार के सामने काफी पैसा उपलब्ध कराया। अगर हम आर्थिक विकास की बात करें, असमानता की बात करें, अनइक्वालिटी की बात करें, तो माना जाता है कि जब आर्थिक विकास तेज होता है तो प्रारंभिक चरणों में असमानता बढ़ती है। माना जाता है कि कहीं भी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो प्रारंभिक चरणों में असमानता बढ़ती है, और भारत भी इसका साक्षी रहा है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यदि विकास से असमानता बढ़ती है तो यह जरूरी नहीं है कि गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। गरीब लोगों को इसका लाभ मिलता है। होता क्या है, गरीब की तुलना में अमीर को ज्यादा लाभ मिल जाता है। यानी असमानता बढ़ने का प्रारंभिक चरणों में यह कारण नहीं है कि गरीब और गरीब होता है, नहीं, गरीब और थोड़ा सा धनी होता है, लेकिन धनी आदमी बहुत तेजी से और धनी होता है। यानी मान लीजिए अगर मान लीजिए ये गरीब व्यक्ति है, इसकी रोज की कमाई, डेली की कमाई 500 है, तो इसकी इनकम बढ़ जाएगी, इसकी डेली की कमाई 1000 हो जाएगी। यानी यह भी गरीबी से बाहर निकला। उसी की तुलना में जो अमीर व्यक्ति है, मान लीजिए यह एक अमीर व्यक्ति है, इसकी डेली की कमाई या एक महीने की कमाई 1 लाख है, तो उतने ही दिन में, या मान लीजिए इसकी डेली की कमाई 10,000 रुपए, या 1 लाख ही माने, अब यदि इसकी डेली की कमाई 1 लाख रुपए है, तो गरीब व्यक्ति की अगर 500 से 1000 हो रही है, तो पता चलता है इस अमीर व्यक्ति की कमाई एक दिन की 1 लाख है, इसकी एक दिन की 1 करोड़ हो गई। यानी अगर आप देखेंगे तो जो अमीर आदमी है वो 100 गुना ग्रोथ कर रहा है, 100 टाइम ग्रोथ कर रहा है, 100 गुना ग्रोथ कर रहा है। और उसी की तुलना में जो गरीब व्यक्ति है वह 2 गुना ग्रोथ कर रहा है। समझना, यहाँ दोनों आंकड़े अलग है। यहाँ गरीब गरीबी से बाहर निकल रहा है, गरीबी से बाहर निकल रहा है। असमानता बढ़ने का कतई मतलब नहीं होता गरीबी बढ़ रही है, गरीब गरीबी से बाहर निकल रहा है, लेकिन इसकी तुलना में अमीर बहुत और अधिक अमीर हो रहा है। यानी इसकी दोनों के संपत्तियों का बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। आर्थिक सुधारों के बाद यह होगा, एक तरफ गरीबी कम हुई तो दूसरी तरफ अमीरों की संपत्ति में तेजी से इजाफा देखा गया, अमीर और अधिक अमीर हुआ। ठीक, और इससे असमानता बढ़ी। दरअसल हुआ क्या, ठीक, हम चारों तरफ देखते हैं कि चाहे संपत्ति आधारित, चाहे कौशल आधारित, चाहे आय आधारित, चाहे अवसर आधारित, सभी प्रकार की असमानता 1991 के सुधारों के बाद बढ़ी है। अमीर लोगों की संपत्तियों में अधिक तेजी से भी इजाफा हुआ है, अमीर लोगों के कौशल में अधिक तेजी से इजाफा हुआ है, अमीर लोगों की आय में अधिक तेजी से इजाफा हुआ है, और अमीरों तक ही अधिक अवसर पहुंचे हैं। ठीक, अमीरों तक ही अधिक अपॉर्चुनिटी पहुंची। यानी बात चाहे संपत्ति की हो, बात चाहे कौशल की हो, बात चाहे आय की हो, बात चाहे अवसरों की हो, अमीरों को सुधारों ने अधिक लाभ दिया, गरीबों को इसका लाभ कम मिला। ठीक, और कुल मिलाजुला करके असमानता बढ़ी है। और सबसे एक बड़ी बात आई है जिसे हम कहते हैं इंडियन मल्टीनेशनल। जब सुधार लाए गए तो सबने कहा था, आलोचकों ने कहा था, ढोल मजीरे बजा बजा करके कहा था कि अरे भाई भारत के बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दे रहे हो, जो बड़ी बड़ी दैत्याकार मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भारत के बाजारों में आएंगी और भारतीय कंपनियों को खा जाएंगी, निगल जाएंगी, डायनासोर के सामने चूहा रख दिए हो। कहा गया, भारत सरकार से कहा गया, नरसिम्हा राव की बहुत आलोचना हुई, सबने आलोचना किया कि कहा कि क्या कर रहे हो साहेब, अरे भारत का बाजार खोल दिया, भारत में तो हर सेक्टर की अमेरिका की कंपनी आएगी, जापान की कंपनी आएगी, इन कंपनियों के पास पैसा बहुत होता है, इनके पास बड़ी फाइनेंस होता है, बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, बड़ी मार्केटिंग पावर होती है, ये भारत में आएंगी, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को कब्जा करेंगी। भारतीय उद्योगपतियों की, इंडियन कारपोरेट्स की औकात इनके सामने चूहे जैसी है, वो डायनासोर है, डायनासोर चूहे को एक दांत से ही दबा के खा जाएगा, पता ही नहीं।
सबसे बड़ा डर यही था, सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी। ठीक, यानी कुल मिलाजुला करके जब सुधार शुरू कर रहे थे तो सभी को आशंका यही थी कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो मार्केटिंग में, फाइनेंशियल मसल्स में अर्थात वित्तीय ताकत के मामले में फॉरेन मल्टीनेशनल के सामने टिक नहीं पाएंगी। वो डायनासोर हैं, ये चूहे हैं, निगल जाएंगी। लेकिन यह आशंका निर्मूल साबित हो गई। इसके लिए हम बधाई देते हैं भारत के उद्योगपतियों के, इंडियन कारपोरेट को। सुधारों के 10 साल में ही जो कारपोरेट इंडिया है, इस कारपोरेट इंडिया ने दिखा दिया कि न केवल वो भारत में प्रवेश करने वाली कंपनियों की ताकत का सामना करने का क्षमता रखता है, बल्कि वो भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनको चुनौती दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंडियन कारपोरेट ग्लोबल कारपोरेट हो सकता है। चुनौती दिया, टाटा ने जगुआर को खरीदा, अडानी साहब कई चीन की, कई अमेरिका की, कई वित्तीय कंपनियों का मुकाबला कर रहे हैं, अंबानी साहब कई मुकाबला कर रहे हैं, गोदरेज मुकाबला कर रही है, लार्सन टूब्रो मुकाबला कर रही है। यानी आशंका थी कि हमारे इंडियन कारपोरेट चूहा हो जाएंगे और वो डायनासोर खा ले। कई इंडियन कारपोरेट ने दिखा दिया, कारपोरेट इंडिया ने दिखा दिया, हम भी डायनासोर बन सकते हैं और हम उनसे बड़े डायनासोर बन के उनको खा सकते हैं। और सच में ऐसा हुआ। इंडियन कारपोरेट अपने आप को दुनिया के सामने लाया और इंडियन कारपोरेट भी मल्टीनेशनल कंपनियों में तब्दील हुई। इसके पीछे एक वजह भी थी। वजह यही थी कि जब भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया के साथ आर्थिक एकीकरण हुआ तो भारत के विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के लिए एक वैश्विक बाजार भी तो उपलब्ध हुआ। तो भारत के प्राइवेट सेक्टर ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाई, अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई, बेहतर मार्केटिंग को लिया, बेहतर स्किल कौशल किया, बेहतर सामान बनाए और भारत समेत पूरी दुनिया में जो ग्लोबल कारपोरेट है उनका जम करके मुकाबला किया। और कुल मिलाजुला करके बात यह हुई कि इंडियन कारपोरेट भी ग्लोबल कारपोरेट के रूप में सामने आए। अब आखिरी बात करते हैं, सॉरी एक बात और है कि आखिर इन सुधारों का ठीक बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर किया। जब आर्थिक सुधार लाए गए तो उनके केंद्र में बैंकिंग सेक्टर ही था। बगैर बैंकों में सुधार लाए हम आर्थिक सुधारों को धरातल पर लागू नहीं कर सकते थे। इसलिए जब आर्थिक सुधार लाए गए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसे नरसिम्हन कमेटी कहा गया। बैंकिंग पढ़ाएंगे बताएंगे, नरसिम्हन कमेटी पार्ट 1, नरसिम्हन कमेटी पार्ट 2। तो बैंकों में सुधार कैसे लाया जाए, आर्थिक सुधार के बाद ही ये नरसिम्हन कमेटी बनाई गई। नरसिम्हन कमेटी ने कई प्रकार की सिफारिशें दी और नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग सेक्टर में सुधार किया गया। सुधारों के तहत 1994 में भारत के बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। यानी 1994 से आरबीआई ने प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देना शुरू किया, देश के प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देना शुरू किया। बाद में बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई, अर्थात विदेशी प्राइवेट बैंक भी देश में आकर के बैंक खोल सकते हैं। इससे हुआ क्या कि भारत में विदेशी बैंक तेजी से आगे बढ़ना शुरू किए, अब तेजी से आगे बढ़ सके। साथ साथ भारत के कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी भारत के कई सरकारी बैंकों का आपस में विलय करके, छोटे छोटे बैंकों को आपस में विलय करके उन्हें मजबूत बैंकों के रूप में तब्दील कर दिया गया। ये बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव पड़ा। कुल मिलाजुला करके अगर आखिर में हम कहें कि आखिर उस उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, उस खरीदार पर क्या प्रभाव पड़ा जो अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर के बाजार में खड़ा था, तो याद रखना उस सुधारों ने जो सबसे ज्यादा संतुष्टि दी वो उपभोक्ता को ही दी, उपभोक्ता को ही सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान की। क्योंकि जब सरकार ने विदेशी कंपनियों और निजी कंपनियों को बाजार में आने की अनुमति दे दी तो उपभोक्ता के सामने ढेर सारे विकल्प आ गए। अब वो पैसा लेकर के जब भी बाजार में कुछ खरीदारी करने जाता तो उसको उसी के पैसे में हजारों प्रकार के उपभोग उत्पाद मिलते, अर्थात उसे कंज्यूमर जस्टिस मिल रहा था। कुल मिलाजुला करके सुधारों ने जो सबसे अधिक विकल्प दिए वो उपभोक्ताओं को ही दिए, क्योंकि उसके पास देसी कंपनियों के भी विकल्प थे, विदेशी कंपनियों के भी विकल्प थे। अगर उपभोक्ता के स्तर पर आकर के देखें तो 1990 के पहले का उपभोक्ता कहता था मेरे पास पैसा है कार खरीदने के लिए, लेकिन मेरे पास विकल्प के रूप में 2 ही कार है। उपभोक्ता कहता था कि हमारा बच्चा तो पार्ले जी के अलावा कोई बिस्किट ही नहीं जान पाता है। उपभोक्ता कहता था हमारे लिए नहाने के एक साबुन के अलावा कोई साबुन ही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रश्नों की अर्थव्यवस्था थी, अभावों की अर्थव्यवस्था थी, सवालों की अर्थव्यवस्था थी। एक शायर ने लिखा कि प्रश्न जितने बढ़ रहे हैं घट रहे उतने जवाब, एक सारे होश में देश या बेहोश है, खूंटियों पर ही टंगा रह जाएगा क्या आदमी, सोचता उसका नहीं यह खूंटियों का दोष है। पूरा मुल्क ही खूंटियों पर टंगा था। ऐसा लगता था कि भारत का आदमी सिर्फ मन मसोसने के लिए है, सिर्फ संतोषम परम धर्मम के नारे देने के लिए है। लेकिन आर्थिक सुधारों ने बता दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रश्नों की अर्थव्यवस्था नहीं है, सवालों की अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पसंद और पर्याप्तता की अर्थव्यवस्था है। कुल मिलाजुला के हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रश्नों की अर्थव्यवस्था से, अभाव की अर्थव्यवस्था से पसंद और पर्याप्तता की अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं कि 1991 में भारत में सिर्फ 50 लाख, यह 1991 है, 1991 में जब हम सुधार ला रहे थे तो भारत में सिर्फ 50 लाख भारतीय परिवारों के पास टेलीफोन थे। यानी 1991 में जब हम सुधार ला रहे थे तो इंडिया में सिर्फ 50 लाख परिवार थे जो टेलीफोन का यूज करते थे। आज भारत में 100 करोड़ से अधिक लोगों के पास मोबाइल फोन है, कई के पास तो 2-2, 3-3 है। यह एग्जांपल है। 1991 के पहले भारतीयों के पास केवल दूरदर्शन का विकल्प था, आज भारत में 926 प्राइवेट चैनल है। 1991 के पहले सिर्फ कुछ कपड़े थे, आज भारत के बाजारों में वस्त्रों और फैशन के अनेक ब्रांड है, अनेक कार निर्माता है, सैकड़ों प्रकार के प्रोसेस्ड फूड है और आज भारतीय बाजार हर प्रकार के सामानों, हर प्रकार की वस्तुओं से लबालब भरा है। सैकड़ों प्रकार के मॉल खड़े हैं, सैकड़ों प्रकार की ब्रांडेड गाड़ियां खड़ी है, सैकड़ों प्रकार के ब्रांडेड कपड़े हैं, लगभग चमकते हुए फैशन की स्टोर, तेजी से सर पर भागती हुई BMW, जगुआर, रेंज रोवर आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सफलता की कहानी कह रही है, कारपोरेट इंडिया की सफलता की कहानी कर रही है, सुधारों की सफलता की कहानी कर रही है। कुल मिलाजुला करके कमियां तमाम हैं, दोस्त तमाम हैं, लेकिन सुधारों ने भारत को एक मजबूत भारत के रूप में, विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने स्थापित किया। समझ में आ गई बात? क्या समझ में आ गई बात? अच्छा स्पीड ज्यादा हो गई है, चलो चलो ठीक है, स्पीड ज्यादा हो गई। यहाँ तक बात, अब ये विश्लेषण वाली बात थी, कोई तकनीकी वाली बात नहीं थी। अब जहां तकनीकी वाली बात होगी वहां बहुत देर हो जाते हैं। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कीजिए, थोड़ा अपनी भी स्पीड बढ़ाइए, ठीक ना? समझ में आ गई बात? अब कल थोड़ा सा नीति आयोग शुरू करके आरबीआई आएंगे। अब जो आरबीआई आएंगे देखना स्पीड हो जाएगी हमारी चीटी की। जब आपको रेपो रेट पढ़ाएंगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ाएंगे, एलटीआरओ पढ़ाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाएंगे, चीटी की स्पीड जो थोड़ा और बेसिक फिर चीता की चाल से चलेंगे। क्लियर है?
तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।